डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय दीपक नैन। और जैसा कि आप जानते हैं, हम आपके लिए जो कंप्लीट साइंस सिलेबस की जो सीरीज लेके आए हुए हैं 10th क्लास की, उसमें आज हम जो चैप्टर 11 इलेक्ट्रिसिटी का सेकंड पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। और इससे पहले हम फर्स्ट पार्ट में इस चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी के बेसिक की इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है और डेफिनेशन क्या है, इसके अलावा रेजिस्टेंस क्या होते हैं, रजिस्टर्स और होम्स ला और कुछ पार्टिकुलर जो डिस्कशन है पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह वो डिस्कस किए थे। कुछ छोटे मोटे हम न्यूमेरिकल्स हैं वो भी डिस्कस किए थे। लेकिन आज का जो हमारा डिस्कशन रहेगा वो मेनली ये देखेंगे कि रजिस्टर्स हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेज हैं, वो हम किस किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज होती हैं, जैसे अलग अलग, जैसे इलेक्ट्रिक फैन है, टीवी है, इसके अलावा इलेक्ट्रिक मोटर है, ये क्या है, अलग अलग डिवाइसेज हैं, इलेक्ट्रिक डिवाइसेज। इनको अरेंज किस तरीके से किया हुआ है, अरेंज मतलब जो हम यूज करते हैं सिंपली प्रैक्टिकली घर में, ये चीज़ें पैरेलली अरेंज होती हैं। एक सॉकेट से हम अलग अलग डिवाइसेज को कनेक्ट करते हैं और वहाँ से क्या है, वो अपना अपना करंट है वो यूज करती हैं। तो सिंपली पैरेलल अरेंजमेंट होता है घरों में। लेकिन सीरीज में अरेंजमेंट वो कैसे होता है, रजिस्टर्स का हम काफ़ी सारे डेरिवेशन करेंगे। मेनली 2 डेरिवेशन है, लेकिन न्यूमेरिकल्स काफ़ी सारे बनते हैं उनके। तो वो हमने समझना है। सबसे पहले आपको प्रैक्टिकली पता होना चाहिए कि रजिस्टर्स होते क्या हैं और उनको कनेक्ट कैसे किया जाता है। हायर क्लासेज में तो आप जब पढ़ोगे इनके बारे में, तो वहाँ पे तो आपको रजिस्टर्स अलग अलग वैल्यू के मिलते हैं, छोटी छोटी डिवाइसेज होती हैं। जब आपने कभी प्रैक्टिकली करने की कोशिश की हो, यदि कोई हमारा पुराना जो चार्जर है मोबाइल फ़ोन का, यदि वो ख़राब हो जाता है, उसको यदि आप खोल के देखते हो तो उसमें काफ़ी सारे छोटे छोटे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट लगे होते हैं, काफ़ी सारे। उनको 12th क्लास में आप डिटेल में पढ़ते हो। लेकिन उसमें जो सर्किट वगैरह है, इलेक्ट्रिक सर्किट, उसमें आपको फिलहाल तो नहीं समझ में आएगा। लेकिन पतली पतली वायरिंग लगी होती हैं, जो प्लेट सी लगी होती है ग्रीन ग्रीन कलर की, और उसके ऊपर काफ़ी सारे कंपोनेंट्स लगे रहते हैं। तो ऐसे ही जब आप किसी इलेक्ट्रिक डिवाइस को देखते हो तो उसमें आपको काफ़ी सारे कंपोनेंट्स दिखाई देते हैं। लेकिन सिंपली हम बड़े लेवल पे बात करें तो जैसे जो हमारी डिवाइसेज हैं, ये एक प्रकार के रजिस्टर्स ही होते हैं। तो रजिस्टर्स के बारे में पहले तो पता होना चाहिए होते क्या चीज़ हैं। तो कोई भी डिवाइस, कोई भी कंडक्टर जो कि क्या करता है, थोड़ा बहुत जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है हमारे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए, उसी को हम रजिस्टर्स बोलते हैं। तो रजिस्टर्स क्या है, एनी डिवाइस और कंडक्टर। कंडक्टर होनी चाहिए कोई भी डिवाइस है, इलेक्ट्रिक डिवाइस, खासकर इलेक्ट्रिक डिवाइस की बात करें हम, इलेक्ट्रिक डिवाइस, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज, एनी इलेक्ट्रिक डिवाइस और कंडक्टर विच प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो करते हैं उनके लिए एक रेजिस्टेंस, मतलब एक अवरोध का काम करता है, उनको आगे बढ़ने से रोकता है। तो रेजिस्टेंस, वैसे तो इंग्लिश में यदि वर्ड की बात करें तो एक प्रकार का रोकना ही होता है, रेजिस्ट करना किसी चीज को। तो यहाँ पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के प्रति रेजिस्टेंस होता है। लेकिन ये डिवाइसेज क्या है, अलग अलग पर्पज के लिए हम यूज करते हैं। जैसे टीवी का अलग पर्पज है, स्पीकर हैं उनके अलग पर्पज यूज हैं। इसके अलावा जो हमारे इलेक्ट्रिक फैंस वगैरह होते हैं, जो कैमरा है, इसके अलावा जो बोर्ड आप देख रहे हो, ये क्या है, अलग अलग डिवाइसेज हैं, डिफरेंट डिफरेंट पर्पज के लिए यूज की जाती हैं। और वो पर्पज कहाँ से है, बेसिकली वो अलग अलग टाइप का रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती हैं, और उसी रेजिस्टेंस से हम डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी है वो यूज करते हैं। तो सिंपली आपको रजिस्टर का पता होना चाहिए। तो यदि हम प्रैक्टिकली बात करें, एक्सपेरिमेंटली बात करें, लेवल पे, जरूरी नहीं कि लैब में जाके ही हमको एक्सपेरिमेंट करना है। जैसे आपके पास जैसे इलेक्ट्रिक सेल होता है एक, और इलेक्ट्रिक सेल का एक टर्मिनल होता है वो पॉजिटिव, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। इसके अलावा जो स्विच है वो आप ले सकते हो कोई भी। इसके अलावा कोई भी 2 या 3 डिवाइस आपने लेनी है। जैसे एक इलेक्ट्रिक मोटर जो टॉय कार में आती है, इलेक्ट्रिक मोटर। इसके अलावा एक इलेक्ट्रिक बल्ब ले सकते हो, ये बड़े वाला एलईडी बल्ब, या फिर जो 10 वाट वाला, 100 वाट वाले बल्ब की बात नहीं कर रहा मैं, नॉर्मल टॉर्च बल्ब की बात कर सकते हैं, टॉर्च बल्ब। इसके अलावा कोई भी छोटा स्पीकर है वो ले सकते हैं हम। तो ये 3 मान लो हमने अलग अलग डिवाइस ली हैं, सिंपली एक्सपेरिमेंटली हम समझे इनको। और ये डिवाइसेज क्या हैं, अलग अलग रजिस्टर्स हैं। इसको मान लो R1 है रजिस्टर, ये R2 रजिस्टर है, और ये R3 रजिस्टर है। तो इनको अरेंज करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। और अलग अलग तरीकों में सिंपली हम 2 वेज या 2 टाइप के अरेंजमेंट भी आपको वर्ड मिल सकता है, अरेंजमेंट्स, और इसके अलावा कम्बिनेशन, ये वर्ड भी मिल सकता है। तो ये अरेंजमेंट है हमने
दो टाइप के कम्बिनेशन या दो टाइप के अरेंजमेंट है वो करके देखने इनके साथ। तो वो कैसे करेंगे, सबसे पहला है फर्स्ट टाइप का कम्बिनेशन, जिसमें हमने क्या किया है, सिंपली एक इलेक्ट्रिक सेल लिया है और उसको क्या किया है, जैसे एक मोटर है हमारे पास, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है और एक क्या है आपके पास स्पीकर है। ऐसे ही ये रिप्रेजेंटेशन के लिए मैं यूज कर रहा हूँ। ये मोटर है, ये आपका बल्ब है और ये क्या है, स्पीकर है। तीन डिवाइसेज हैं और ये हमने क्या करनी है, साथ जोड़नी है। और हमने देखा है कि एक डिवाइस से दो वायर्स हैं वो निकली हुई होती हैं, कईयों में तीन वायर्स भी होती हैं। जैसे हमारी जो इलेक्ट्रिक वॉशिंग मशीन हैं, फ्रिज वगैरह हैं, इनके तीन तीन आपको देखा होगा वो निकले हुए होते हैं। उनके लिए सॉकेट भी तीन का ही हम यूज करते हैं क्योंकि एक अर्थ वायर होती है उनकी, और इससे रिलेटेड हम डिस्कशन ऑलरेडी कर भी चुके हैं और आगे भी करेंगे कुछ चैप्टर्स में। तो यहाँ पे दो दो वायर्स आपको याद रखनी है, इनकी दो वायर्स, क्योंकि आपको सर्किट को कंप्लीट करने के लिए मिनिमम 2 वायर्स की तो जरूरत होती ही है। अब यहाँ पे पॉजिटिव एंड है, ये नेगेटिव एंड है। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, एक तरीका तो क्या है, जैसे हमारे पास ये डिवाइस है, इसको हमने इस तरीके से यहाँ पे जोड़ दिया है, इसकी दोनों वायर्स को। दूसरी वाली डिवाइस को भी इसी तरीके से डायरेक्ट सेल के साथ जोड़ दिया। तीसरी वाली डिवाइस को भी ऐसे सेल के साथ जोड़ दिया है। तो एक अरेंजमेंट तो यही है कि जिसमें हमने क्या किया है, हर एक डिवाइस का के दोनों जो सिरे हैं वो सेल के दोनों सिरों के साथ कनेक्ट किए हैं, या फिर बोल सकते हैं ईच डिवाइस इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद इलेक्ट्रिक सोर्स क्या यूज कर रहे हैं हम इसमें, सेल। तो हर एक डिवाइस का हम बोल सकते हैं वो डायरेक्टली कनेक्टेड है विद इट्स बोथ एंड्स, दोनों सिरों के साथ, और एंड्स को हम क्या बोल सकते हैं, टर्मिनल भी बोल सकते हैं। तो जो हर एक डिवाइस के दोनों टर्मिनल या दोनों एंड है वो हमारे सेल के दोनों टर्मिनल के साथ कनेक्टेड हैं। तो उस टाइप का जो अरेंजमेंट आपको बताया है मैंने, ये होता है आपका पैरेलल अरेंजमेंट। जैसे हम पैरेलल लाइंस पढ़ते हैं मैथ में, पैरेलली कैसे हैं, एक दूसरे ये पैरेलली हमने लगाए हुए हैं। और इस टाइप के जो अरेंजमेंट में कुछ बातें हमने ध्यान रखनी हैं जो कि हर बार डेरिवेशन में काम आएंगी। जब हम पैरेलल में किसी चीज को अरेंज करते हैं ना, उसके अंदर वोल्टेज है, वोल्टेज या फिर जब हम वोल्ट मीटर लगा लगा के देखेंगे, जैसे इसके अंदर वोल्ट मीटर लगा के देखा हमने, इस डिवाइस के में हमने वोल्ट मीटर लगाया। रजिस्टर जितने भी होते हैं इलेक्ट्रिक डिवाइसेज, तो वोल्ट मीटर जब हम यूज करते हैं वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए कि कितनी वोल्टेज ये ले रहा है डिवाइस, तो वो पैरेलली अरेंज करते हैं। ये फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये आप जब भी देखोगे इसको प्रैक्टिकली वोल्ट मीटर से एक्सपेरिमेंट को, तो यहाँ पे आप क्या फाइंड आउट करोगे कि वोल्टेज सबके अंदर क्या रहेगी, सेम रहेगी, सेम वोल्टेज रहेगी। और वो सेम वोल्टेज कितनी रहेगी, जो कि आपकी सोर्स की है, लगभग जैसे 6 कि आप बैटरी यूज कर रहे हो ना, सेल यूज कर रहे हो, खासकर यहाँ पे सिंगल सेल हमने यूज किया है, तो हर जगह पे आपको वोल्टेज की जो वैल्यू है वो 6 वोल्ट है वो मिलेगी। तो वोल्टेज है ना वो सेम रहती है किसमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। जैसे मैंने प्रैक्टिकली बताया आपको, जितनी भी डोमेस्टिक पर्पज के लिए जो कॉम्बिनेशन यूज करते हैं उसमें हर एक डिवाइस का एक रेंज होता है वोल्टेज का, वो 220 to 240 वहाँ पे लिखा हुआ मिलता है आपको। 220 to 240 वोल्टेज वो यूज की जाती है। ये बड़ी छोटी वोल्ट है वो यूज कर रहे हैं हम। और इस केस में क्या होता है, इस केस में जो करंट है, मान लो बल्ब है, बल्ब में से अलग करंट जाता है क्योंकि इसका रेजिस्टर, ये अलग डिवाइस है तो इसका रेजिस्टेंस भी अलग है। मान लो ये R, ये हमने मान लिया ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। और ये फर्स्ट पार्ट में भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि हर एक कंपोनेंट का अपना एक अलग रेजिस्टेंस होता है, जिसकी वजह से उसके अंदर से करंट भी अलग ही फ्लो होता है। तो यहाँ पे यदि हम बात करें हर एक में से जो करंट है और एमीटर की वैल्यू यदि हम यूज करके देखें, एमीटर को यूज करें, जब मान लो यहाँ पे हमने एमीटर लगा के देखा एक बार, और एक बार यहाँ पे एमीटर लगाया और एक बार यहाँ पे एमीटर लगाया, तो सब में वैल्यू है वो डिफरेंट मिलेगी। कहने का मतलब जब आप पैरेलल कॉम्बिनेशन में एमीटर लगा के करंट की वैल्यू फाइंड आउट करते हो तो वो वैल्यू आपको डिफरेंट मिलती है। तो करंट वैल्यू है वो आपकी डिफरेंट मिलेगी। प्रैक्टिकली ये चीज आप करके देखोगे तभी आपको आगे जब डेरिवेशन करेंगे ना उसमें आएंगी चीजें कि भाई पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज है वो सेम रखनी है हमने, और उसी के बेस पे आपका डेरिवेशन बनता है। हालांकि अपनी बुक में पहले सीरीज के बारे में दिया हुआ है, मैंने पैरेलल की शुरुआत की है क्योंकि प्रैक्टिकली ज़्यादातर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन को ज़्यादा यूज करते हैं। इसके बाद है दूसरे टाइप का अरेंजमेंट, जिसमें हमने क्या करना है, उसी तरीके से ये जो सेल है वो लिया है इलेक्ट्रिक सेल, इसका पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव एंड, और इसमें वही 3 डिवाइसेज हम यूज कर रहे हैं। एक इलेक्ट्रिक मोटर है,
एक यहाँ पे इस साइड बना देता हूँ मैं। इस साइड क्या है, हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब है, और इस साइड में एक ऐसे ही स्पीकर लगा हुआ है, और यहाँ पे क्या है, ये मोटर है और ये बल्ब है। तो अब हमने क्या करना है, जैसे इनके दो दो सिरे हैं, वायर्स दो निकली हुई है इनकी, तो इनको क्या करना है, हमने इसकी एक जो के साथ कनेक्ट कर देना है, ऐसे ही इसकी वायर को आपस में कनेक्ट कर देना है। अब इनकी जो ये वायर दो बची हुई है ना, हमने किसके साथ कनेक्ट करना है, हमारे सोर्स ऑफ एनर्जी से, इलेक्ट्रिक एनर्जी का जो सोर्स है, जो हमारा सेल है, उसके साथ कनेक्ट करना है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारी मोटर है ना, वो डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है किसके साथ, सेल के साथ, वो इनडायरेक्टली कनेक्ट है। इनडायरेक्टली कैसे कि इसके अंदर करंट तो आएगा, लेकिन वो किससे होता हुआ आएगा, यदि हम पॉजिटिव की बात करें तो करंट की डायरेक्शन ये इस तरीके से रहेगी, तो स्पीकर से होता हुआ फिर मोटर में आएगा, फिर मोटर से बल्ब में, और फिर इस तरीके से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो मिलेगा, करंट की डायरेक्शन मिलेगी। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन तो अपोजिट रहता है, ये याद रखना आपने, करंट की डायरेक्शन ही हमने दिखाई अभी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हर एक डिवाइस जरूरी नहीं है कि वो हमारे सोर्स ऑफ एनर्जी या इलेक्ट्रिक सोर्स या सेल से जुड़ी हुई हो, यहाँ पे इनडायरेक्टली भी वो जुड़ी हो सकती है। तो इस तरीके का जो अरेंजमेंट होता है, जिसमें एक के पीछे एक लगा हुआ है, जैसे एक बल्ब लगा हुआ है यहाँ पे, इस साइड में यहाँ पे मोटर लगी हुई है और इस साइड में स्पीकर है, तो एक के पीछे एक लगा हुआ है ना, और इसी को हम क्या बोलते हैं, सीरीज में है, सीक्वेंस में है। तो ये टाइप का जो अरेंजमेंट आपका, इसको बोलते हैं हम सीरीज कॉम्बिनेशन या फिर सीरीज अरेंजमेंट। तो अब इस केस में यदि हम बात करें, क्या चीज सेम रहेगी, क्या डिफरेंट रहेगी। हालांकि यदि पैरेलल वाला आपको समझ में आ गया ना, उसका जस्ट अपोजिट ही रहेगा। यहाँ पे क्या आपकी जो एमीटर लगा के जब देखोगे आप, एमीटर कहाँ पे, और एमीटर तो हम क्या करते हैं, सीरीज में लगाते हैं, पैरेलल में तो लगाने का कोई सवाल ही नहीं है। सीरीज में तो आप चाहे उसको यहाँ लगाओ, चाहे यहाँ लगाओ, चाहे यहाँ पे लगा के देखो, चाहे किसी भी जगह पे लगा के देखना आपने एमीटर, उसमें आपकी जो करंट की वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, करंट वैल्यू है वो यहाँ पे आपकी सेम रहेगी। लेकिन यहाँ पे यदि आप वोल्ट मीटर लगा के देखते हो, जैसे यहाँ के पैरेलल में मीटर लगा के देखा, 1 वोल्ट मीटर आपने यहाँ पे लगा के देखा है और 1 वोल्ट मीटर आपने यहाँ पे लगा के देखा है, तो इसमें क्या फाइंड आउट करोगे, वोल्टेज की वैल्यू है वो डिफरेंट मिलेगी। प्रैक्टिकली आप यदि चीज करके देखते हो तो जो वोल्टेज है वो यहाँ पे क्या मिलेगी, डिफरेंट मिलेगी, अलग अलग है। जैसे ये यूज करेगा और ये V3 यूज करेगा, लेकिन करंट की वैल्यू सब में आई ही रहेगी। इसी तरीके से यदि हम यहाँ पे बात करें, करंट की वैल्यू अलग अलग आई है ना, तो इसमें करंट की वैल्यू है वो I1 मिलेगी, यहाँ पे I2 मिलेगी और यहाँ पे I3 मिलेगी। और अरेंजमेंट करते टाइम जब भी आपको ये यूज कर रहे हो आप डिवाइसेस अलग अलग, इसका हमेशा ध्यान रखना, एमीटर हमेशा सीरीज में ही जोड़ के देखते हैं। और सीरीज में क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि कितनी ही डिवाइसेज आपकी क्यों ना लगी हो सीरीज के अंदर, उसमें करंट की वैल्यू सबके अंदर सेम ही जाती है, वोल्टेज उनकी अलग अलग होती है। और प्रैक्टिकली हम इस चीज को, एक्सपेरिमेंट को करके देखें, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, जब आप इस तरीके से डिवाइसेज को अरेंज करते हो ना, तो हर एक जो डिवाइस है आपकी मैक्सिमम पावर के साथ चलेगी। बल्ब है वो मैक्सिमम ग्लो करता है, इसी तरीके से जो मोटर है वो मैक्सिमम। लेकिन जब आप इन्हीं चीज़ों को जैसे सीरीज में जोड़ा है ना, तो इनमें देखोगे आप बल्ब है बड़ा ही कम ग्लो करता हुआ मिलेगा, मोटर है उसकी स्पीड भी कम हो जाती है, क्योंकि इस तरीके से जब आप जोड़ते हो ना, तो रेजिस्टेंस होता है ना जो सर्किट का, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो सीरीज का आपको याद रखना है, सीरीज में रेजिस्टेंस है वो बिल्कुल एनलार्ज हो जाता है, और कितना बढ़ेगा वो अमाउंट उसकी कितनी बढ़ेगी, जितना ये रेजिस्टर है ना लगे हुए हैं सारे जुड़ जाते हैं ऑटोमेटिकली, टोटल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से अब ज़्यादा रेजिस्टेंस है तो करंट कम फ्लो होता है उनमें से, और करंट कम फ्लो होगा तो हमारी जो डिवाइसेज हैं वो कम पावर के साथ चलेंगी। लेकिन पैरेलल में जब हम देखें तो यहाँ पे आपका जो रेजिस्टेंस है ना वो बहुत कम हो जाता है। जैसे हमारी जो दिवाली के टाइम हम अलग अलग लड़ियाँ यूज करते हैं, उन लड़ियों को आप क्या करोगे, एक बार तो सिंपली एक्सपेरिमेंट के लिए एक जो लड़ी है उसका स्विच हटा के आगे से, और उसमें से जो 2 वायर्स रहती हैं उसकी, तो दोनों वायर्स मान लो आपने 3 लड़ियाँ ले रखी हैं, और उन लड़ियों को आपस में इस तरीके से जोड़ना है आपने वायर्स को, और फिर क्या करना है, इसको प्लग में लगाना है। तो क्या देखोगे, बड़ी ही डिम जलेंगी वो, बड़ी ही कम जलेंगी। और उसके बाद यदि हम क्या करें, ये 3 लड़ियाँ थी जो आपकी अलग अलग इस तरीके से, और इनको क्या करेंगे हम, जैसे इनके एक एक सिरे को हम क्या करेंगे,
जैसे इनके एक एक सिरे हैं, इनको एक साइड जोड़ लेंगे और दूसरे सिरे जो हैं उनको हम एक साइड जोड़ेंगे, और जब इनसे एक वायर ये बनी है, एक वायर ये है, तो उनको कनेक्ट करेंगे ना, फिर ये देखेंगे बल्ब हैं बड़े ही तेज ग्लो करना शुरू कर देते हैं। जितना ज़्यादा आप उनको एक जगह इकट्ठा जोड़ोगे ना, उतने ज़्यादा ग्लो करेंगे वो, ज़्यादा से ज़्यादा करंट उनमें से फ्लो होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस है ना बहुत कम हो जाता है पैरेलल के अंदर, और सीरीज में है वो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और यही हमने समझना है कि जब हम सीरीज में जोड़ेंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा कैसे, किस तरीके का डेरिवेशन है वो आएगा यहाँ पे, और जब पैरेलल में जोड़ेंगे तो वहाँ पे रेजिस्टेंस कम होने का क्या रीज़न है, वही हमने समझना है। इसके अलावा जो ये एक प्रैक्टिकली रिप्रेजेंटेशन है, इसी का साइंटिफिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है हमारी बुक में जो दिया हुआ है, जैसे ये 3 रजिस्टर हमने यूज किए हुए हैं, R2 और R3 मान है, और ये स्पीकर है, इनको रिप्रेजेंट किया हुआ है। और यहाँ पे हम जब इनकी वोल्टेज फाइंड आउट करेंगे ना, सिरे देखो कहाँ पे कनेक्ट किए हुए हैं, ये याद रखना, ये सिरा यहाँ से यहाँ सारे के रजिस्टर बीच में आए हुए हैं, तो वो टोटल वोल्टेज दिखा रहा है यहाँ पे, लेकिन अलग अलग जगह पे तो वोल्टेज की वैल्यू आपकी डिफरेंट डिफरेंट मिलती, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे V1 में V2 और यहाँ पे V3, लेकिन सीरीज में जब हम जोड़ते हैं एमीटर को, इसमें करंट की वैल्यू क्या मिलेगी आपकी, करंट है वो सेम रहेगा, आई ही यूज करोगे, इसमें I1 I2 I3 यूज करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे आओ, इसमें जब हम पैरेलल में जोड़ रहे हैं, और पैरेलल में क्या है, जो ये सिरा है और यहाँ पे इनके बीच में हमने सारे रजिस्टर हैं वो जोड़े हुए हैं आपस में, तो जब वोल्टेज आप फाइंड आउट करोगे तो वोल्टेज क्या रहेगी, सबके अंदर सेम रहेगी। तो यहाँ पे आपको याद रखना है वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस की जो वैल्यू है वो सेम रहेगी, जबकि इनके बीच में से जो करंट है, करंट की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट मिलेगी, क्योंकि रजिस्टर अलग अलग हैं हमारे, सेम रजिस्टर होंगे तो हो सकता है वैल्यू सब में सेम मिले, लेकिन करंट की वैल्यू है I1 I2 और I3 वो डिफरेंट मिलती है। तो करंट वैल्यू क्या है यहाँ पे, डिफरेंट है, और यहाँ पे डिफरेंट क्या था, वोल्टेज डिफरेंट है, वोल्टेज डिफरेंट है। अब ये चीज़ यदि आपको समझ में आ जाती है, फिर आपको ज़्यादा डेरिवेशन में प्रॉब्लम आएगी नहीं कि सीरीज आप यूज कर रहे हो या पैरेलल। अब यहाँ पे ये सीरीज कॉम्बिनेशन का एग्जांपल है, और यहाँ पे पैरेलल का है। हम देख सकते हैं जो हमारे इलेक्ट्रिक डिवाइसेज है ना, हालांकि अलग अलग कंपोनेंट इसमें यूज किए हुए हैं, तो ये डायरेक्शन वगैरह है, सिंपल रिप्रेजेंटेशन में आप जरूर दिखाओ कि करंट की डायरेक्शन किस में रहेगी, और यहाँ पे आपके कितने सेल यूज किए हुए हैं, यदि हम बात करें 1 2 3 और 4 सेल यहाँ पे यूज किए हुए हैं। जैसे एक सेल तो हमारा ये मान सकते हो ये है, उसके बाद दूसरा सेल ये है, तीसरा सेल, चौथा, 4 सेल की एक हमने क्या है यहाँ पे बैटरी यूज की हुई है। और ये रिप्रेजेंटेशन आप 3 भी यूज कर सकते हो, 2 भी, या सिंगल सेल भी आप यहाँ पे दिखा सकते हो, डिपेंड करता है, क्योंकि हमने रेजिस्टेंस काफ़ी सारे यूज किए हैं इसने जो सेल सिंगल सेल ना यूज करके बैटरी को यूज किया हुआ है। तो यहाँ पे अब हमने सिंपली क्या समझना है, जो अलग अलग टाइप के अरेंजमेंट है ना, उनके अंदर जो रेजिस्टेंस है वो मैंने बताया था, जब हम सीरीज की बात करें यहाँ पे रेजिस्टेंस है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाता है, बढ़ेगा, जिसकी वजह से करंट है वो बहुत कम फ्लो करता है, और वो बल्ब हैं बड़े ही डिम, जैसे एग्जांपल दिया था, डिम जलने का उनका रीज़न क्या है, क्योंकि करंट ही बहुत कम उनके अंदर से फ्लो कर रहा है। और वो कैसे, सीरीज के अंदर हमने बात की थी क्या वैल्यू सेम रहेगी, करंट की वैल्यू है वो सेम है, ये याद रखना आपने, करंट है वो हमने I मानना है यहाँ पे, लेकिन जो वोल्टेज है वो आपकी डिफरेंट डिफरेंट आएगी, जैसे V1 V2 V3। और डेरिवेशन यहाँ पे आपका शुरू कर, सिंपली आपने जो टोटल वोल्टेज है, जो यहाँ से वोल्टेज टोटल सप्लाई की जा रही है ना, ये है हमारी V, तो क्या लिखना है, सिंपल जो टोटल वोल्टेज है वो किसके सम के बराबर है, V1 प्लस V2 प्लस V3। सारी वोल्टेज को जब आप जोड़ोगे तभी हमारी टोटल वोल्टेज है वो आएगी, और ये सारे अलग अलग यूज कर रहे हैं। सीरीज के अंदर बताया था वोल्टेज आपकी डिफरेंट है। अब हमने सिंपली क्या करना है, ओम्स लॉ में फॉर्मूला पढ़ा था, क्या होता है, V इज इक्वल टू IR, और यहाँ पे जिस भी चीज़ का V निकाल रहे हैं, अब जैसे V1 है तो V1 क्या है, IR1 है, और V2 क्या है, IR2 है। अब I में एक ही यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे 1 2 3 नहीं यूज कर रहा, क्योंकि यहाँ पे करंट सब में सेम ही है। हमेशा 1 2 3 हम कब यूज करते हैं, जब वो वैल्यू चेंज हो रही होती है। अब यहाँ पे V3 है तो ये क्या आ गया, IR3।
या फिर आप अलग अलग भी यूज कर रहे हो, V1 इक्वल टू I1 R1, V2 इक्वल टू I2 R2 और V3 इक्वल टू I3 R3, ऐसे अलग अलग भी यूज करो ना, फिर बाद में आपको बताना पड़ेगा I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I3 किसके बराबर है, ये हमारे सिंपल I के बराबर है, क्योंकि करंट की वैल्यू क्या रहती है, सेम। सीरीज के अंदर की बात करें, जब हम एक के पीछे एक जब हमने डिवाइसेज लगाई हुई हैं, ये काफ़ी सारे जो वर्ड लिखे हुए हैं ये सिंपली आपके एंड दिखाए हुए हैं दो वायर्स के लिए हैं। जैसे एक वायर है, एक सिरे को X दे दिया, इसको P, यहाँ पे QS, तो ये कोई जरूरी नहीं है रिप्रेजेंट करना। सिंपल जब भी आप एक इलेक्ट्रिक सर्किट का रिप्रेजेंटेशन करते हो, वहाँ पे आप एक तो बैटरी जो दिखानी हो आपको, उसके पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था, जो बड़ा सिरा है वो पॉजिटिव और छोटे को नेगेटिवली रिप्रेजेंट किया जाता है। कई जने बच्चे ऐसे ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये सही तरीका नहीं है आपका। तो एक जो सिरा है वो पॉजिटिव बड़ा दिखाया जाता है और छोटे को, इसके अलावा की रिप्रेजेंट की जाती है, एमीटर को सीरीज में जोड़ा जाता है और वोल्टेज या वोल्ट मीटर को। तो जब भी आप डेरिवेशन करते हो तो ये आपको डायग्राम बनाना ही पड़ेगा, इसके बगैर आपका डेरिवेशन अधूरा है, 2 या 3 नंबर में आए तो। और डेरिवेशन सिंपली R है वो R1 प्लस R2 प्लस R3 इसके बराबर आपको दिखाओ, या फिर ऐसे बोल सकता है डिराइव हाउ द कॉम्बिनेशन बिकम्स लार्ज, कैसे है। या फिर आप इसे पूछेगा कि इस डेरिवेशन को सिंपली आपने डिराइव करके दिखाना है, तो इसमें आपने वोल्टेज से शुरू करना पड़ेगा और ये बातें लिखनी पड़ेगी। when the different resistors are connected in series, there the current between या फिर in the circuit remains same while the voltage different according to different resistors, या फिर in the different resistor the voltage will be different। तो इस तरीके से टोटल वोल्टेज है वो सभी वोल्टेज का सम आएगा। अब हमने क्या करना है, सिंपली वैल्यूज है वो रिप्रेजेंट कर देनी है। जैसे V की वैल्यू क्या है, IR है, IR, और यहाँ पे R के साथ हम S वर्ड यूज कर लेंगे क्योंकि सीरीज की बात कर रहे हैं। पैरेलल की बात करेंगे तो वहाँ पे PRP है वो वर्ड यूज करेंगे। तो इस तरीके से V1 की जगह हम क्या यूज करेंगे, IR1, यहाँ पे V2 की जगह IR2 और यहाँ पे IR3। और इस तरीके से क्या करेंगे, सिंपली RS, और यहाँ पे I सब में सेम है तो I कॉमन निकाल लिया हमने, R1 प्लस R2 प्लस R3 वो लिख देंगे। इसके बाद जो I के साथ I काट सकते हैं, तो RS किसके बराबर रहेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। इस तरीके से सिंपल सा डेरिवेशन है वो जो हम प्रूव कर चुके हैं। और इसका मतलब क्या है कि मान लो हमारे R1 है, या फिर जो हमने पहली डिवाइस यूज कर रखी है, इसका मान लो 5 ओम रेजिस्टेंस है, इसका 10 ओम है और इसका आपका 15 ओम है वो रेजिस्टेंस है। तो सिंपली यदि आपसे टोटल रेजिस्टेंस पूछा जाए तो क्या करना है, सारे के सारे रेजिस्टेंस को जोड़ देना है। जैसे 5 प्लस 10 प्लस 15, इस तरीके से जब हम जोड़ेंगे तो लगभग हमारी जो 30 वैल्यू आएगी 30 ओम, ये आपका टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन ही ऐसे ही आएंगे सारे कि हमने कॉम्बिनेशन लिया या पैरेलली उनको अरेंज किया है और उनके अंदर आप टोटल रेजिस्टेंस है वो फाइंड आउट करो कितना है। टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया, वोल्टेज यदि आपके पास है, मान लो यहाँ पे दे रखी है आपको 24 वोल्ट दी हुई है, तो आपसे करंट की वैल्यू भी पूछी जा सकती है। तो रेजिस्टेंस आपने फाइंड आउट कर लिया, करंट की वैल्यू क्या रहेगी, V इक्वल टू I इक्वल टू V बाई R। तो V कितना है 24 और ये कितना है 30, तो इस तरीके से आप I की वैल्यू वो भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो डेरिवेशन आपको सिंपली समझ में आना चाहिए कि लिखा क्या गया है। कई बच्चे रटते रहते हैं, बस क्रैमिंग ही करेंगे कि हाँ चलो दे रखा है बुक में, चलो रट लेते हैं ऐसे ही। लेकिन इसका एक प्रैक्टिकली, जब तक आप फिजिक्स को प्रैक्टिकली या फिर डेली लाइफ कॉन्सेप्ट के साथ नहीं जोड़ के देखोगे, तब तक आपको इन चीज़ों की क्रैमिंग ही करनी पड़ेगी। इसके अलावा चीज़ें काफ़ी सिंप्लिसिटी के साथ आप समझ सकते हो। जैसे रजिस्टर आपके कितने भी हो सकते हैं, अलग अलग टाइप से। हम जब ये काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे ना, तो आपको काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं वो बताई जाएंगी कि आप किस तरीके से इस ऑप्शन को या फिर इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हो। अब थोड़ा हम डेरिवेशन समझ लेते हैं किसका, पैरेलल का, लेकिन उससे पहले एक सीरीज के बेस पे क्वेश्चन दिया हुआ है वो समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आपका सॉलिड एग्जाम्पल ही है, लेकिन इसको समझा जाएगा अच्छे से प्रैक्टिकली यदि हम बात करें। तो यहाँ पे आपको बोला हुआ है कि एक इलेक्ट्रिक लैंप है जिसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है 20 ओम। तो एक इलेक्ट्रिक लैंप है यहाँ पे, इसका 20 ओम रेजिस्टेंस दिया हुआ है, और एक कंडक्टर है, मान लो ये कंडक्टर है, एक प्रकार का रेजिस्टर ही बोल सकते हो आप इसको,
क्योंकि कोई भी कंडक्टर हो रेजिस्टेंस तो शो करता ही है, कुछ वैल्यू ही करे चाहे वो। इसके अलावा रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड टू ए 6 वोल्ट बैटरी, यहाँ पे इसने बोल रखे है 6 वोल्ट बैटरी के साथ। और जब भी आप न्यूमेरिकल करते हो तो डायग्राम जरूर बनाओ। मैथ और फिजिक्स में ये बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल्स है, चाहे मैथ में भी आपको डायग्राम दिया हुआ हो या फिर फिजिक्स में भी, तो डायग्राम एज इट इज रिप्रेजेंट जरूर करो। हालांकि देखो यहाँ पे वैल्यू नहीं दी थी, तो आप इसमें वैल्यू है वो रिप्रेजेंट कर सकते हो, यह मीटर। और कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब भी आप न्यूमेरिकल करोगे ना, जो चीज़ें वो जरूर लिखो पहले। इसके अलावा इसमें ए और बी दो पार्ट दिए हुए हैं। ए में आपसे पूछा हुआ है टोटल रेजिस्टेंस कितना है, अभी समझा था हमने, तो आप सिंपली लिख सकते हो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना है इसमें, इसको आप बोल सकते हो R1, हमने जो वैल्यू ली है 4 ओम है। इसके अलावा रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक लैंप, इलेक्ट्रिक लैंप, इसको R2 मान लो, ये कितना है आपका 20 ओम। और वोल्टेज कितनी है, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस भी लिख सकते हो आप, पोटेंशियल डिफरेंस वो कितना दिया हुआ है 6 वोल्ट दिया हुआ है। तो जो चीज़ें गिवन हैं तो गिवन लगा के भी आप लिख सकते हो। उसके बाद टू फाइंड, क्या फाइंड करना हमने, अब ए के अंदर यदि आप ए को सॉल्व करना चाहते हो तो यहाँ से भी आप लिख सकते हो टू फाइंड, हमने क्या फाइंड आउट करना है, सिंपली यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस। ये तरीका बता रहा हूँ मैं, जब भी आप न्यूमेरिकल करते हो तो कई जने तो वैसे इसको ऐसे ही जोड़ के लिखाएंगे, और डिपेंड करता है क्वेश्चन कितने नंबर का। यदि 3 मार्क्स में है तो जरूरी हो जाता है आपको हर एक चीज़ थोड़ा ढंग से लिखने की जरूरत हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना है, और किस में है, अब यहाँ पे आपका सॉल्यूशन है वो शुरू हो जाता है। सॉल्यूशन वो क्या है, वी नो दैट दीज रेजिस्टर्स, या कंपोनेंट्स बोल सकते हैं, कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। ये कंपोनेंट्स हमारे सीरीज में जुड़े हुए हैं, एक के पीछे एक लगे हुए हैं। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला लगेगा रेजिस्टेंस का, टोटल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज किसके बराबर आएगा, R1 प्लस R2। R1 कितना मानना हमने, मतलब जो दिया हुआ है वैल्यू है कंडक्टर का मानना है ना, तो कितना है 4 ओम प्लस 20, तो कितना आ गया 24 ओम। ये आ गया आपका RS। फर्स्ट पार्ट हमारा यहाँ से सोल्व हो चुका है। अब जैसे हमने वहाँ भी करके देखा था कि रेजिस्टेंस आप फाइंड आउट कर लेते हो, वोल्टेज है तो करंट की वैल्यू भी आपसे पूछी जाती है। तो इसमें पूछा हुआ आपसे सेकंड में द करंट थ्रू द सर्किट, अब आपसे पूछा है करंट कितना है यहाँ पे, तो करंट बी में कैसे फाइंड आउट करोगे, करंट की वैल्यू हमने आई मान ली, और सिंपली आई यदि हमारे पास है तो फॉर्मूले के हिसाब से अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ भी लिख सकते हो, ओम्स लॉ। तो आपको प्रूव करना होता है कि चीजें आपको आती हैं, ये नहीं कि आपको आती हैं लेकिन आप लिख ही नहीं रहे हो, उससे एग्जामिनर को नहीं पता लगेगा कि आप कितने इंटेलिजेंट हो। जो चीज़ आपको आती है उनको सिस्टमेटिक ढंग से आपको रिप्रेजेंट करना होता है, ताकि जो चीज़ या जो क्वेश्चन आपको नहीं आते ना उनको भी आप अच्छे से क्या कर सको। फिर वहाँ पे यदि आपकी रिप्रेजेंटेशन अच्छी है तो कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, एग्जामिनर वहाँ पे ध्यान ना दे। तो इस तरीके से I इक्वल टू वी बाई आर फॉर्मूला होता है। V कितना है 6, और यहाँ पे R कितना हमने फाइंड आउट किया है 24, तो I की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1/4, और इसको सॉल्व करेंगे तो 0.25 एम्पियर। तो ये आ गया आपका बी का कि करंट कितना है। उसके बाद इसमें सी और है वो और देख लेते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप एंड कंडक्टर, ये बोला है कि आपने यहाँ पे V कितना है और यहाँ पे V कितना है, मतलब वोल्ट मीटर लगा के देखोगे तो V बताया था आपको सीरीज में V1 और V2 अलग अलग वैल्यू रहेंगी, तो यहाँ पे V1 है, यहाँ पे आपका V2 है, तो V1 और V2 आपसे पूछा हुआ है। सिंपली अभी आप डायरेक्ट नहीं बता सकते कि V तो इसने 6 दिया ही हुआ है तो यहाँ भी 6 ही है, वो पैरेलल में चलता है वो कॉन्सेप्ट कि वहाँ पे वोल्टेज सेम रहेगी लेकिन यहाँ पे डिफरेंट है। तो हमने करंट निकाल लिया ना, तो करंट की वैल्यू क्या है, यहाँ पे दोनों कंडीशन में सेम है, तो करंट की वैल्यू कितनी निकाली थी 0.25, और यहाँ पे कितनी थी, यहाँ पे भी 0.25 ही है। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, V का फॉर्मूला है V इक्वल टू आई आर, तो यहाँ पे हमने V1 निकालना है तो आई आर वन, और यहाँ पे V2 निकालना है तो आई आर टू। तो अब I की वैल्यू 0.25 हमने निकाली है। इसके बाद R1 कितना है 4, तो कितना आ गया हमारा 1 वोल्ट,
ये याद रखना आपने किस चीज़ को आप फाइंड आउट कर रहे हो और आपको यूनिट है वो क्या लगानी है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 0.25 की मल्टीप्लाई 4 के साथ तो 1 वोल्ट आ गया, और यहाँ पे हम क्या करेंगे 0.25 जो करंट की वैल्यू है उसकी मल्टीप्लाई किसके साथ 20 के साथ करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 5 वोल्ट। और कैलकुलेशन आपने हालांकि इतना ही पूछा है कि क्या क्या पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा। अब हम ये भी देख सकते हैं कि सबको जोड़ेंगे जब V1 और V2 दो ही चीज़ थी इसमें, दोनों को जोड़ेंगे तो 6 के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ से आपकी क्लैरिफिकेशन भी हो जाएगी कि हाँ हमारा आंसर है वो ठीक आया। जैसे V1 कितना आया है यहाँ पे 1 आया है और V2 कितना आया है 5 आया है, और V इक्वल टू V1 प्लस V2 हमने जैसे अभी समझा था तो V कितना है 6 और यहाँ पे 1 प्लस 5 इक्वल टू 6 इक्वल टू 6। हमारी वोल्टेज है ना वो सारी कंपोनेंट्स में अलग अलग थी, वो जुड़ के आगे सिंगल वोल्टेज है वो बना लेती है। इस तरीके से जब आप हर चीज़ को हर एंगल से हर क्वेश्चन को जब समझते हो तो उससे रिलेटेड इतना भी आपसे पूछा जाए, जैसे मैं पूछता ना कि क्लेरिफिकेशन और करके दिखाओ आपको, तो आप इस तरीके से बता सकते हो। ऐसे ही हम जब पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे ना, डिफरेंट टाइप के जो करंट आएंगे I1 I2 I3 सबको जोड़ के देखेंगे और फिर टोटल करंट जब निकालेंगे तो वो वैल्यू भी आपकी सेम ही रहेगी। तो वहाँ पे कभी आंसर मैच करने की जरूरत नहीं है आपको, सिंपली आप जस्टिफिकेशन भी कर सकते हो क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। उसके बाद जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लू बॉक्स क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो देख लेते हैं हम, और इसमें 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं और सिंपली अपने स्टेटमेंट समझनी है। उसके बाद जो भी कंडीशन दी है उसके बाद हमने सबसे पहले इसमें सिंपली फिलहाल तो कोई कैलकुलेशन हालांकि इस क्वेश्चन में नहीं पूछी गई है, बस क्या करना है ड्रा ए स्कीमेटिक डायग्राम। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़े बगैर कई बार हम ये देख लेते हैं कि इनके अंदर काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स या फिर कुछ वर्ड्स ये दिए हुए हैं, डिजिट्स दी हुई हैं, उस बेस पे भाई कोई न्यूमेरिकल ही है, ये तो न्यूमेरिकल नहीं है। सिंपली 2 मार्क्स में आपको ऐसे क्वेश्चन भी मिल सकते हैं कि केवल एक सर्किट डायग्राम है वो बनाना है जिसके अंदर क्या है आपके पास एक बैटरी है जिसके अंदर 3 सेल्स आपको लगा के दिखाने हैं 2 वोल्ट ईच, जो हर एक सेल की वोल्टेज है वो 2 वोल्ट है। इसके अलावा रजिस्टर कितने लगाए हुए हैं इसमें देख सकते हैं हम, 5 ओम का एक रजिस्टर है, 8 ओम है, 12 ओम है, 3 रजिस्टर लगे हुए हैं और ये एक की भी आपको लगा के दिखानी है और आर कनेक्टेड इन ए सीरीज। तो सीरीज में जब रजिस्टर को जोड़ा जाता है तो सिंपली हम क्या करते हैं ऐसी एक जिग-जैग लाइन है वो बना देते हैं। तो इस तरीके के हमारे ये 3 तो हैं रजिस्टर जिनकी जो वैल्यू है वो लिख सकते हैं 5 ओम, 8 ओम एंड 12 ओम। उसके बाद जो ये सर्किट है ये किसके साथ जोड़ के दिखाना आपने, एक सेल यहाँ पे लगाने हैं, बल्कि 3 सेल यूज करने आपने। तो एक सेल ये बना दिया, उसके बाद दूसरा सेल और ये तीसरा सेल। इस तरीके से हमारे 3 सेल यहाँ पे हो चुके हैं और यहाँ पे एक साथ में आपको की भी लगाना है। और उसके बाद इसमें एमीटर वोल्ट मीटर का कोई जिक्र नहीं किया, यदि बोले हुए एमीटर भी लगा के दिखाओ इसमें लगाओ, वरना इसने नहीं बोला तो नहीं लगाना है हमने। और सिंपली इसने सीरीज में बोला है और यहाँ पे बोल सकते हैं हम 6 वोल्ट की हमारी बैटरी है वो बन चुकी है। ये हमारा क्या है की है और इसको आप R1, इसको R2 और इसको R3 है वो लिख सकते हो। केवल यही इसका आंसर है, कोई कैलकुलेशन नहीं है इसमें। तो हमेशा जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है टू द पॉइंट आपको आंसर देना होता है। उसके बाद रीड्रा द सर्किट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, ये हमने ड्रा किया है ना, यहीं से क्वेश्चन नंबर 2 शुरू होगा और आपसे इसमें पूछा हुआ है पुटिंग इन एन एमीटर टू मेजर द करंट थ्रू द रेजिस्टर्स एंड ए वोल्ट मीटर टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 12 ओम रजिस्टर। अब इस डायग्राम में हमको कुछ चेंज करना पड़ेगा, और चेंज क्या है जैसे मैंने बोला था उसमें अमीटर नहीं बोला, इसमें अमीटर भी आपको लगाना पड़ेगा। रीड्रा मतलब दोबारा डायग्राम बनाना है। उसके बाद आपको सिंपली कुछ इसमें एडिटिंग करनी है। जैसे यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, एक हमारे पास एमीटर है वो लगा देंगे और इसमें करंट की डायरेक्शन क्या रहेगी, जैसे ये पॉजिटिव है तो करंट की डायरेक्शन ये है, इसको आप आई लिख सकते हो। ये एमीटर है तो एमीटर का ऊपर पॉजिटिव एंड है, ये नेगेटिव एंड है क्योंकि ये पॉजिटिव सिरा है ये नेगेटिव है। और इसने बोला है वोल्ट मीटर लगाना आपने 12 ओम का जो रजिस्टर है वहां पे। तो यहाँ पे केवल एक आपने वोल्ट मीटर है वो लगाना है V, और इसका भी आप ऐसे ही पॉजिटिव और नेगेटिव एंड दिखा सकते हो। तो ये तो हमने कुछ चेंजेस है वो करने हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। उसके बाद व्हाट वुड बी द रीडिंग्स इन द एमीटर एंड वोल्ट मीटर,
तो इसमें इसने डायरेक्ट नहीं बोला कि आपने क्या निकालना है, इसमें सिंपल बोला इसने कि इसमें जो रीडिंग है वो क्या आएगी, और एमीटर की रीडिंग क्या होती है, करंट बताता है। तो इसमें सिंपली इसने बोला है करंट क्या आएगा, और यहाँ पे इसने बोला है वोल्टेज क्या आएगी, वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या आएगी। तो वोल्ट मीटर की रीडिंग बोलोगे भाई, वैसे तो देखो 6 वोल्ट था तो कई जने सोचेंगे 6 वोल्ट ही लिख देते हैं हम, लेकिन यहाँ पे जो वोल्टेज आएगा ना वो केवल 12 ओम रेजिस्टर का निकालना है। आपको बताया है मैंने, जब रेजिस्टर को हम सीरीज में जोड़ते हैं तो वो अलग अलग वैल्यू शो करते हैं। यहाँ पे जैसे V1 वैल्यू आएगी, यहाँ पे V2 आएगी, यहाँ पे V3 आएगी, लेकिन जो एमीटर की रीडिंग आ रही है ना वो सेम रहेगी आई। इसको आप कहीं लगा लो, एमीटर को यहाँ लगा लो, यहाँ किसी भी जगह पे लगा लो, लगाना ये सीरीज में ही है। तो ये याद रखना, आपने एमीटर को सीरीज में लगाना होता है, वोल्ट मीटर को पैरेलल में। अब आपसे सिंपली पूछा क्या है, इसमें आई की वैल्यू पूछी है, तो पहले तो हम आई की वैल्यू निकाल लें। और आई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, टोटल वोल्टेज कितनी है 6 वोल्ट, ये आई की वैल्यू टोटल में सेम ही है। अब उसके बाद रेजिस्टेंस हमने टोटल निकालना है, तो आर एस मतलब सीरीज में रेजिस्टर लगे हुए हैं, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 यहाँ पे +8 प्लस 12 हमारा रेजिस्टेंस है वो हो जाएगा। अब आपसे आई पूछा है तो सिंपली आई का फॉर्मूला क्या होता है, V/R। V कितना है 6/25, तो इसको जब करें तो जो वैल्यू आएगी वो आप इसमें लिख सकते हो, जैसे 0.24 एम्पियर, ये आ गया आपका आई की वैल्यू, करंट की वैल्यू, या फिर करंट जो एमीटर की रीडिंग है ना वो 0.4 के आसपास वो शो होगा। अब आपसे सिंपली क्या पूछा है कि यहाँ पे V की वैल्यू क्या है। अब इसमें V की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, सिंपली यहाँ पे यदि हम V3 की बात करें तो V3 कैसे निकालेंगे हम, सिंपली IR3, फॉर्मूला था ना V = IR, तो V3 निकालना है तो I कितना है, अब निकाला है जो 0.24 इंटू R3, R3 कितना है 12 है, तो सिंपली हमने मल्टीप्लाई कर देनी है, तो कितना आएगा, लगभग मल्टीप्लाई करेंगे 12 दूनी 24 और 28, तो 2.88 एम्पियर है वो आपका मिल जाएगा करंट। यहाँ पे ये करंट नहीं, सॉरी वोल्टेज, तो यहाँ पे ये वोल्टेज हमारी इतनी आ जाएगी V3 की वैल्यू। तो सिंपली आपसे यही पूछी जाती हैं कि कंडीशन क्या लगाई हुई है। इन क्वेश्चंस में कंडीशंस को थोड़ा ध्यान से समझना है, यदि हम एज इट इज वैसे ही करने लग जाएं क्वेश्चन, ऐसे ही आपको बस स्टेटमेंट चेंज करके एग्जाम में कैसे मिल सकती है कि भाई ये हमारा जो 8 वोल्ट वाला है ना इसको, या फिर जो 8 ओम वाला जो रेजिस्टेंस है उसके अराउंड में वोल्टेज की वैल्यू क्या आएगी। तो सिंपली हमने क्या करना है, जैसे यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई किया ना कि यहाँ पे 8 से कर देंगे, यहाँ पे 5 से कर देंगे, और जब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे और टोटल रेजिस्टेंस जो टोटल वोल्टेज को जोड़ोगे ना वो आपकी 6 वोल्ट ही आएगी। तो सिंपली यहाँ पे दिया हालांकि 2 वोल्ट था, लेकिन ये 3 सेल दिए हैं तो टोटल हमारी 6 वोल्ट थी। इस पे आप गलती कर सकते हो, कई बार 2 वोल्ट लेके चलोगे, सोचोगे भाई 6 वोल्ट कहाँ से आया, सिंपली ये 3 हमने जोड़े हैं सेल। तो इस तरीके से ये सिंपल सा क्वेश्चन था, हालांकि दोनों मिलते जुलते क्वेश्चन है, एक में आपके डायग्राम था, दूसरे में डायग्राम में कुछ चेंज करके भी आपको बनाना पड़ेगा। और जब स्पेशली डायग्राम से रिलेटेड बात आए ना तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें अच्छे से दिखानी है, क्योंकि डायग्राम में आपने सारी चीज़ें अच्छे से बता रखी है ना, और आंसर ही देखना है फिर आपका डायरेक्ट एग्जामिनर ने, फिर कुछ नहीं देखेगा, उसको पता है भाई रिप्रेजेंटेशन इतना अच्छा है तो बच्चा पढ़ने वाला है, तो इसने सारी चीज़ें ठीक ही की हैं। उसके बाद हमने सीरीज के कॉम्बिनेशन देख लिए, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। जैसे आपको शुरुआत में मैंने आइडिया दिया था कि जैसे हमारे पास एक बल्ब है, एक मोटर है, एक स्पीकर है, उनको हमने उनकी एक एक वायर को आपस में जोड़ दिया है, और उनको फिर हमने किसके साथ जोड़ दिया है, किसी भी बैटरी के साथ या सिंगल सेल के साथ भी। और खासकर इसमें हम बैटरी यूज कर रहे हैं क्योंकि रजिस्टर ज़्यादा हैं, रजिस्टर 3 है, उसके लिए हमको ज़्यादा वोल्टेज जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एक सिंगल सेल से तो हो सकता है तीनों चीज़ें ना चल पाएं। तो इस केस में आपको क्या बताया था मैंने कि जो करंट की वैल्यू है ना वो आपकी डिफरेंट रहेगी, I1, I2 और I3 बोल सकते हो। जो हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसमें करंट वैल्यू है वो आपकी डिफरेंट रहेगी। और जबकि वोल्टेज है, जो वोल्टेज, तो वोल्टेज क्या रहेगी, वो रहेगी आपकी यहाँ पे फिक्स या फिर सेम। अब जैसे मान लो मैंने 3 सेल यूज कर रखे ना 6 वोल्ट, और आपसे पूछ लिया जाए कि भाई
R1 के अराउंड, मतलब ये वोल्टेज क्या है आपकी, तो ये भी 6 वोल्ट ही है, ये कैलकुलेट करने की ही जरूरत नहीं है। हमेशा आपसे सीरीज कॉम्बिनेशन में पूछेगा कि इस पार्टिकुलर रजिस्टर की एक वोल्टेज बताओ, लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में कोई भी पार्टिकुलर रजिस्टर की भी पूछे ना, R3 की पूछे, R2 की, तो वो वोल्टेज सेम ही है जो आप वोल्टेज यूज कर रहे हो, क्योंकि वोल्टेज चेंज नहीं होती है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। इन क्वेश्चन में आपसे आई की वैल्यू पूछता है कि भाई आई बताओ, जैसे हमने एमीटर यहाँ लगा रखे ना, ऐसे एमीटर यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं, तो एक सिंगल एमीटर लगा के हम अलग अलग जगह वैल्यू चेक करेंगे। तो यहाँ पे भी आपको जब डेरिवेशन हम करते हैं कि किस प्रकार से रेजिस्टेंस है, बताया था आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाता है, काफ़ी कम, रेजिस्टेंस बहुत कम रेजिस्टेंस होता है। और कितना लो रेजिस्टेंस होता है, जितनी वैल्यू कम से कम वैल्यू इनकी आएगी ना, मान लो एक रजिस्टर हमारा 1 ओम का है, एक 5 का है और एक 10 ओम का है, तो जो कम से कम वैल्यू है ना उससे भी कम मिलेगा आपको जो रेजिस्टेंस होता है, इतनी कम वैल्यू होती है। वैसे तो हमने सीरीज में देखा सारे जुड़ के बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस बन जाता है, लेकिन यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस बहुत कम मिलेगा, इसलिए हम ज़्यादातर पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। तो यहाँ पे डेरिवेशन कैसे रहेगा, जो टोटल करंट है ना हमारे सर्किट में वो कैसे रहेगा, अलग अलग रजिस्टर में अलग अलग रहेगा, मतलब I इक्वल टू I1 प्लस I2 I3, जैसे वहाँ पे वोल्टेज हमने ली थी V1 V2 V3। अब I का फॉर्मूला क्या होता है, V/R, हमने पढ़ा था किसके अकॉर्डिंग, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे अलग अलग वैल्यू हैं, I1 की क्या वैल्यू रहेगी, लिख सकते हैं V/R1, I2 की वैल्यू क्या रहेगी V/R2, और I3 की वैल्यू क्या रहेगी V/R3। V मैंने सेम ली है क्योंकि सेम ही है, यहाँ पे 1 2 3 कब लेते हैं, जब वैल्यू डिफरेंट होती है सिंपली। अब जो वैल्यूज ये हैं ना I की जितनी भी वैल्यू हैं, एक सिंगल I की ये वैल्यू यहाँ पे, और बाकी I1 की ये वैल्यू यहाँ रखनी है, I2 की वैल्यू यहाँ रखेंगे, I3 की। तो इस फॉर्मूले को बना लेते हैं, I की वैल्यू क्या रखी है V/R, और यहाँ पे जो R है ना ये हम P का यूज करेंगे क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, तो P, उसके बाद V/R1 V/R2 प्लस V/R3। अब क्या करेंगे, सिंपली V है यहाँ से कॉमन ले लेंगे, V/RP इक्वल टू V ले लिया हमने कॉमन, 1/R1 1/R2 और 1/R3। अब V के साथ V कट गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/RP इक्वल टू 1/R1, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो रहेगी V/R1, 1/RP इक्वल टू 1/R1 1/R2 1/R3। तो इस तरीके से आपका जो डेरिवेशन है यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाता है। तो ये फॉर्मूला ही हमने जस्ट यूज करना है कि आपको अलग अलग रेजिस्टेंस दिए मिलेंगे या रजिस्टर दिए मिलेंगे और आपको टोटल वैल्यू है वो कैलकुलेट करनी है। उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है वही देख लेते हैं हम, क्योंकि क्वेश्चंस आपको एक क्वेश्चन इस तरीके से करवाने की कोशिश की जाती है ताकि आप उससे मिलते जुलते हर टाइप का क्वेश्चन सोल्व कर सको। अब जैसे इसमें दे रखा है आपसे एक सर्किट डायग्राम है जो कि आपका फिगर 12.10 या फिर 11 जो भी एक दी हुई है ना वहाँ पे दिया हुआ है मान लो, और यहाँ पे रजिस्टर नहीं भी दिया तो हम बना भी सकते हैं। कहने का मतलब ये है, सपोज द रजिस्टर्स R1 R2 R3 जो हमने अभी लिए थे वो 5 हैं, 10 है और 3 रजिस्टर आपको दिए हुए हैं विच हैव बीन कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ 12 वोल्ट, 12 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ है। तो अब इसमें 3 चीज़ें आपसे पूछी हुई हैं, तो पहले तो डायग्राम बनाओ। इन क्वेश्चंस का डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो डायग्राम में आपको क्या दिखाने हैं, यहाँ पे 3 रजिस्टर हैं वो दिखाने हैं। तो मान लो ये हमारा फर्स्ट, ये सेकंड रजिस्टर है और ये है थर्ड रजिस्टर, और इनको हमने क्या करना है, जोड़ना है किसके साथ, एक बैटरी के साथ, और बैटरी में आप कम से कम 2 या 3 या 4 सेल जरूर लगाओ इस तरीके से। और यहाँ पे फिर, और ये कोई फिक्स नहीं है जैसे आप लगाओ भी 4 लगा दिए 5 लगा दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इसने सिंगल सेल शुल्क की बात नहीं की। यदि सेल की बात होती ना फिर हमको पर्टिकुलरली सेल नंबर दिखाने होते हैं, वरना आप सिंपली इसको 12 वोल्ट की एक हमने बैटरी लगाई है, यहाँ पे इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव है, ये हमारी की है, ये हमारा R1 है, ये R2 है, ये R3 है। इसके अलावा और अच्छा क्या रहता है
कोशिश करो इन चीज़ों को, यदि आपको आती हैं तो यहाँ पे एक एमीटर भी लगा के दिखाओ, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल, और एक यहाँ पे आप चाहो तो क्या लगा सकते हो, इस तरीके से वोल्ट मीटर भी लगा सकते हो, इसका पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल। अब जो वैल्यू दी हैं कौन कौन सी हैं, 5 ओम है, उसके बाद 10 ओम है, और उसके बाद 30 ओम है, ये वैल्यू हमारे पास हैं। उसके बाद पहले तो इसने करंट की वैल्यू पूछी है, तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I इक्वल टू V बाई आर, और आर कौन सा है, सिंगल आर की बात नहीं करनी, कंप्लीट सर्किट में इसने पूछा है ना, या फिर इसने बोला ईच रजिस्टर, हाँ हर एक रजिस्टर में निकालना है। और हमने देखा था हर एक जगह पे I1 अलग है, यहाँ पे I2, इसमें I3 है, वो आपकी अलग अलग वैल्यूज हैं। तो आपने मतलब यहाँ पे अलग अलग आई निकालनी है, तो सिंपली क्या निकालोगे, V तो इसमें सेम ही रहेगी, बताया था पैरेलल कॉम्बिनेशन में V तो सेम है, तो V की वैल्यू तो क्या है इसमें 12 वोल्ट लिख सकते हो। जबकि I1 निकालेंगे तो उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, V बाई R1, V कितना है 12, R1 कितना है 5, तो सिंपली कितना है 2.4 एम्पियर। तो ये यूनिट का थोड़ा सा ध्यान रखना आप, तो जो भी यूनिट या जिस चीज़ को निकाल रहे हो वो चीज़ आपने लिखनी है। उसके बाद I2 क्या रहेगा, V बाई R2, V कितना है 12 अपॉन में 10, 1.2 एम्पियर, और I3 कितना आएगा, V बाई R3, और अब 12 अपॉन में 30, तो ये कितना आएगा 2 अपॉन बाई 5, तो 0.4 एम्पियर। इस तरीके से आपकी जो ये वैल्यूज हैं आ जाएंगी। उसके बाद द टोटल करंट इन द सर्किट, तो टोटल करंट यदि आपसे पूछे ना, एक तरीका तो यही है कि सबको आप क्या कर सकते हो, जोड़ सकते हो। तो हमने ए का आंसर निकाल दिया, बी में हम क्या कर सकते हैं, सबको जोड़ सकते हो। दूसरा तरीका क्या कहता है कि ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो। उसके लिए आपको हर एक जो रेजिस्टेंस है, जैसे टोटल सर्किट रेजिस्टेंस, हालांकि इसने सी में पूछा है ना, वो आप यहाँ भी निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ पे जरूरत नहीं, इसने अलग से पूछा तो अलग से ही निकालेंगे हम। तो सिंपली क्या करेंगे, जो टोटल करंट है ना वो सबको जोड़ देंगे, I1 प्लस I2 प्लस I3, और इस तरीके से जब हम जोड़ेंगे तो वैल्यू हमारी क्या रहेगी, 2.4, 1.2, 0.4, तो 0. कितना आ जाएगा यहाँ पे 4, मतलब हमारा 4 एम्पियर वो करंट आ जाएगा। अब हम रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, और रेजिस्टेंस के बाद फिर करंट निकालेंगे ना, फिर देखेंगे वैल्यू कितनी आएगी। अब 3 रेजिस्टेंस है वो लिख लेते हैं, R1 इक्वल टू 5 ओम, R2 इक्वल टू 10 ओम, R3 इक्वल टू 30 ओम, और R1 बाई RP ये फॉर्मूला लगाना है हमने, 1 बाई R1, 1 बाई R2, 1 बाई R3, और अब सिंपली वैल्यू पुट कर देंगे 1 बाई RP। इसको जरूर याद रखना, कई बच्चे क्या करते हैं इसको निकाल के एज इट इज छोड़ देते हैं, ये उल्टा भी करना होता है लास्ट में। तो 1 बाई R, 1 बाई 5, 1 बाई 10, 1 बाई 30, एलसीएम कितना आ गया 30, इसका कितना आ गया 6 प्लस 3 प्लस 1, तो कितना आ गया यहाँ पे 10 बाई 30, ये आया 1 बाई RP की वैल्यू। अब RP की वैल्यू क्या आएगी, इसको हम अपोजिट कर देंगे, 30 अपॉन 10, तो 3 ओम, ये आ गया आपका RP। तो सिंपली मैंने एक बात यहाँ पे बताई थी आपको, जो पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, जो मिनिमम रेजिस्टेंस होता है ना उससे कम ही वैल्यू आती है। बताया था 1 से कम वैल्यू आएगी यदि हम वहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम प्रैक्टिकली देख भी रहे हैं कि जब भी RP की वैल्यू, जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा सर्किट में, वो जो मिनिमम वैल्यू होती है ना उससे कम ही आती है। ऐसे क्वेश्चन आपसे कई बार पूछ लिए जाते हैं कि जज करो, ऐसा क्वेश्चन देखेंगे कि भाई 3 रजिस्टर दे रखे हैं, पैरेलल में जोड़े रखे हैं, आपने कैलकुलेशन नहीं करनी, जस्ट बताना है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू है ना कितनी रह सकती है, किस फिगर तक रह सकती है, तो वो फिगर कौन सी है, वो मिनिमम रेजिस्टेंस से नीचे नीचे वैल्यू मिलेगी आपको। तो इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया है RP। हालांकि ये सी ऑप्शन हमारा या फिर सी क्वेश्चन है वो यहीं तक था, लेकिन फिर भी यदि हम I यहाँ से निकालें तो I का फॉर्मूला V बाय R था, तो V कितना है 12 अपॉन में RP, मतलब अभी हमने निकाला है 3, तो कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ गया I की वैल्यू 4 एम्पियर। तो इस फॉर्मूले से भी हम 4 एम्पियर ही निकाल पा रहे हैं, और वहाँ पे भी हमने सबको जोड़ा था 4 एम्पियर ही आया था। इस तरीके से जब आप ऐसे जस्टिफिकेशन करना शुरू कर देते हो ना, फिर आपका क्वेश्चन चाह के भी आपसे गलत नहीं हो सकता। उसके बाद सॉलिड एग्जाम्पल है, इसको समझ लेते हैं। इसमें थोड़ा सा जो कॉम्बिनेशन है वो अलग अलग दिया हुआ है। सिंपली इसमें 5 रजिस्टर आपको दिए हुए हैं, और नाम देख के घबराना नहीं है, सिंपली आपने क्या देखना है, यहाँ पे ये 2
पैरेलल में है तो इनका रेजिस्टेंस हम अलग निकाल लेंगे आरपी, और इनका हम रेजिस्टेंस अलग निकाल लेंगे, ये भी एक आरपी हो जाएगा। ये R1P लगा लो या RP1 और या RP, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, और फिर क्या करेंगे ये देख सकते हैं, फिर ये तो सीरीज में जुड़े हुए हैं तो टोटल रेजिस्टेंस है ना वो तो सीरीज में ही आएगा लास्ट में, किस किस का, RP1 प्लस RP2। तो हमने क्या करना है, टोटल रेजिस्टेंस हो सकता है आपसे पूछे, कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस एंड द टोटल करंट फ्लोइंग, तो आई की वैल्यू आपसे पूछी है। और ये आपकी बैटरी ये दे रखी है 12 वोल्ट की बैटरी है, वी तो इसमें सब में याद रखना। ये चीज़ आपको दी जरूर किस बेस पे गई है भाई, ये सारे ही पैरेलल में है, कई बच्चे यहीं पे मार खा जाते हैं, ये चीज़ें सारी पैरेलल में नहीं है, क्योंकि इसका जो इस पैरेलल कम्बिनेशन का एक सिरा है ना नेक्स्ट वाले पैरेलल कम्बिनेशन के सिरे के साथ जुड़ा हुआ है। यदि यही चीज़ आपको कैसे मिलती, यहाँ पे बैटरी लगाई हुई होती ना, और फिर हमारे पास 5 रजिस्टर इस तरीके से जुड़े हुए होते, उनके पांचों के सिरे हैं ना वो आपस में यहाँ पे जुड़े हुए होने चाहिए थे, तब उनको सबको हम पैरेलल में लेके चलते। ये पैरेलल में नहीं है, पैरेलल में कब मानते, जब इनके सबके सिरे सब एक साइड में जोड़ दिए हमने और ये दोनों सिरे फिर बैटरी के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन इसमें तो क्या है, इन दोनों के सिरे एक जगह इकट्ठे किए हमने, इन तीनों के सिरे एक जगह इकट्ठे किए हैं, फिर इसके एक सिरे को इसके दूसरे वाली साइड से हमने जोड़ा हुआ है। तो ये और ये कॉम्बिनेशन तो सीरीज, जबकि ये दोनों आपस में पैरेलल में है और ये तीनों पैरेलल में है। तो पैरेलल का कॉन्सेप्ट लगेगा, यहाँ पे भी पैरेलल का, फिर जो रेजिस्टेंस यहाँ पे आएंगे उनको जोड़ना है हमने। तो इस तरीके से डायग्राम में थोड़ा सा भी, ये तो चलो आप बार बार प्रैक्टिस करते हो पता होता है, लेकिन एग्जाम में जब आप देते हो रियल एग्जाम में यहीं गड़बड़ी करवा बैठते हो कि ये पैरेलल में ही है सारे, और सारे पैरेलल में जोड़ के आ जाते हो। तो सिंपली आपने ए का जब सॉल्यूशन करना है तो क्या निकालना पड़ेगा, 1/RP1 निकालना पड़ेगा पहले। तो वो कैसे निकालोगे, सिंपली 1/R1 प्लस 1/R2। तो इस तरीके से 1/R1 कितना है हमारा, वैल्यू देख लो, R1 की वैल्यू 10 है तो 1/10 प्लस 1/40, और इसमें एलसीएम कितना आ गया 40, 4 प्लस 1 इक्वल टू 5/40, ये आया है 1RP1। तो RP1 कितना आएगा फिर 40/5, तो सिंपली कट करेंगे तो कितना आएगा 8 ओम। तो ये वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली कि ये 8 ओम ही है। उसके बाद हमने इस टाइप का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, सेकंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसको भी ऐसे ही कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे कौन कौन से रेजिस्टेंस बच गए, R3, R4 और R5, 30, 20 और 60 हम अलग से ले लेते हैं। R3, R4, R5 30 ओम है, ये 20 ओम दिया हुआ है और ये 60 ओम है। अब क्या करेंगे, ये दूसरे टाइप का पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो इसको RP2 मान लिया हमने, तो 1/R3, 1/R4 और 1/R5 इस तरीके से। अब इनका भी हम ऐसे ही रेजिस्टेंस है वो निकाल लेंगे। तो क्या आएगा 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60, और इनका एलसीएम आ गया 60, 2 प्लस 3 प्लस 1, तो कितना आ गया लगभग 5 प्लस 1 6, तो ये 1/RP2 है। अब RP2 कितना आ गया आपका, सिंपली 60/6, तो यहाँ पे आ गया 10 ओम। तो RP2 हमारे पास ये आ चुका है। अब हमने एक बात की थी, जैसे यहाँ पे ये आ गया हमारा 10 ओम, ये आया 8 ओम, और ये दोनों क्या है सीरीज में है। तो सिंपली जैसे मैंने बताया था यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा। ये आया था 8 और ये आया है 10, तो कितना आ गया 18 ओम हमारा टोटल रेजिस्टेंस आ चुका है। अब तो थोड़ा सा दोनों टाइप के कॉम्बिनेशन पैरेलल भी और सीरीज दोनों जो लिए हुए हैं। अब हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस आ गया, तो हम से पूछा हुआ है टोटल क्या बताना है, यहाँ पे करंट कितना है। तो टोटल इसने एम्पियर की रीडिंग मतलब एमीटर की रीडिंग आपसे पूछी हुई है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें इसमें से पूछ सकता था आपसे कि भाई मान लो यहाँ पे हमने एक वोल्ट मीटर लगा रखा कि इसके अंदर क्या रीडिंग आएगी, इसमें यदि हमने वोल्ट मीटर लगा लिया तो यहाँ पे क्या रीडिंग आएगी। तो ये वैल्यू V2 और V1 अलग अलग आएंगी, और दोनों का जोड़ आपका 12 जरूर आएगा। तो फिर भी देख लेते हैं पहले I की वैल्यू। तो I की वैल्यू क्या रहेगी, V/R। तो V कितना है यहाँ पे 12 है, R कितना है अभी निकाला हमने टोटल 18, तो I की वैल्यू कितनी आ गई आपकी यहाँ पे, सिंपली 2/3, और 2/3 को हम सॉल्व करेंगे तो 0.67 एम्पियर है वो आपका करंट की वैल्यू आ जाती है। अब
यदि पूछे आपसे यहाँ पे v की वैल्यू क्या है, तो i की वैल्यू हम नहीं आ गई ना, तो i की वैल्यू आपको पता है सीरीज कॉम्बिनेशन में रहती है सेम। तो यहाँ पे v1 की वैल्यू आपसे पूछे तो v1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई आर, और जो P1 है हमने टोटल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा ना, यहाँ पे तो टोटल रेजिस्टेंस जो निकाला RP1, और I की वैल्यू क्या है 0.67, और ये क्या थी 8 थी। इस तरीके से आप क्वेश्चन को चाहो तो कितना ही एक्सपेंड कर सकते हो, और आपके माइंड में इस तरीके की जो पॉसिबिलिटीज हैं वो चलती रहनी चाहिए कि इसमें और क्या क्या चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। ऐसे ही V2 की वैल्यू भी आपसे पूछी जाए तो IR P12, क्योंकि हमने टोटल रेजिस्टेंस निकाला था ना वो चीज़, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों सिरों पे क्योंकि हम लगाएंगे तो सिंपली कहाँ लगाएंगे, यहाँ पे रेजिस्टेंस हो सकता है यहाँ से लगाएं, इस तरीके से लगाएं, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे फिर पार्टिकुलरली, ये तो याद रखो जो वैल्यू आपने ये निकाली है ना यहाँ पे V2 की, वो सबके अंदर यही रहेगी क्योंकि पैरेलल कम्बिनेशन है यहाँ पे, फिर तो हर जगह पे वो आपकी सेम ही वैल्यू है वो फाइंड आउट होगी। तो इस तरीके से आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उसके बेस पे क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। उसके बाद हम जो आज के सेशन का जो बोल सकते हैं लास्ट ब्लू बॉक्स क्वेश्चन है, ब्लू बॉक्स क्वेश्चन जितने भी वाले ब्लू बॉक्स के क्वेश्चन करेंगे, इसमें 5 हैं, सिंपल हैं वैसे, लेकिन कुछ चीज़ें कुछ ट्रिक्स हैं आपको बताई जाएंगी जिसके बेस पे आपका जो माइंड की जो थिंकिंग कैपेसिटी है, क्रिटिकल थिंकिंग है, वो इंक्रीज होने की कोशिश होगी। तो जज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, अब जज देखो इसने वर्ड बोला है, केवल जज करना है, हो सकता है 1 नंबर में बोल दें आपसे, केवल 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ ले ये चीज़, और आप सोचोगे फिर ये कैलकुलेट करने बैठेंगे तो फिर 3 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि इसने बोला है पैरेलल कॉम्बिनेशन में ही यूज करना है आपने इनको। और यदि आ जाए 3 नंबर में, तो 3 में तो चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसको अच्छे से सोल्व कर लोगे, फर्स्ट को अलग से सेकंड को अलग से, फिर तो बनता भी है। लेकिन यदि 1 नंबर में आ जाए क्वेश्चन आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में, फिर आपसे जस्ट पूछा जाए भाई रेजिस्टेंस कितना है और बी में कितना है, फिर आप कैसे बताओगे। सिंपली यहाँ बात किसकी चल रही है, पैरेलल कॉम्बिनेशन की, और मैं बार बार पैरेलल कॉम्बिनेशन में बता रहा हूँ। टोटल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मीन टोटल रेजिस्टेंस की बात की हुई है यहाँ पे आपके। तो डायग्राम तो आप बेसिकली बना ही सकते हो, चाहे वो 1 नंबर का ही क्वेश्चन क्यों ना हो। जैसे पहले वाले में तो 2 रजिस्टर लिए हैं, दूसरे वाले में 3 रजिस्टर हैं वो लिए हुए हैं, इस तरीके से ऐसे हैं, आप 3 रजिस्टर है वो दिखा सकते हो। फर्स्ट वाले में तो क्या लिया हुआ है, एक तो 1 ओम लिया हुआ है और एक लिया हुआ है 10⁻⁶ ओम, और इसमें सिंपली 1 ओम है, इसके अलावा 10⁻³ ओम है, और इसके अलावा 10⁻⁶ ओम है। तो इस तरीके से जो कॉम्बिनेशन है ये पूछे हैं आपसे, और इसने ये नहीं पूछा कि भाई आरपी ही निकाल के दिखाओ, 1/RP मतलब 1/R1 + 1/R2 फॉर्मूला, हालांकि ये लगे 3 नंबर में है तो जरूर लगाओ इसको। और इसी तरीके से यहाँ पे भी 1/RP = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, ये आपका बी है। तो कैलकुलेट करोगे ना आप, तो उस केस में आपकी जो वैल्यू है वो क्या रहेगी, दोनों केस में सबसे मिनिमम वैल्यू दे रखी है 1, तो सिंपली याद रखो, बोल सकते हो आप इसमें क्या रहेगी, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 नंबर में यदि आपसे बोले ना, तो सिंपली आप लिख दो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी लेस देन 1, और सेम बात इसमें लिख सकते हो क्योंकि इसमें भी सबसे छोटा रेजिस्टेंस क्या है 1 है। लेकिन कैलकुलेशन आपसे पूछी जाए तो फिर आपको वैल्यू पुट करके आंसर है वो निकाल के दिखाना पड़ेगा। जैसे इसमें 1 है + 1/10⁻⁶, इसमें बोला हुआ है फर्स्ट वाले केस में 10⁻⁶, तो इसका एलसीएम क्या आएगा 10⁻⁶, तो इसका 10⁻⁶ + 1 और 1/RP हम निकाल रहे हैं, और 10⁻⁶ नहीं समझ में आए तो क्या लगा सकते हो, एक के पीछे 6 जीरो लगा के कर सकते हो, जैसे इसमें 6 जीरो है वो लगाओगे, उसके बाद ऐसे ही यहाँ पे भी क्या आ जाएगी आपकी 6 जीरो है वो लगा सकते हो। तो 6 जीरो लगाएंगे और उसके बाद 1 जोड़ेंगे तो बीच में 5 जीरो है आपकी, और 1 है, और नीचे क्या है सिंपली ये आपकी 6 जीरो है इस तरीके से। और ये किसकी वैल्यू आ रही है 1/RP की वैल्यू आ रही है। तो RP की रियल वैल्यू क्या आएगी, इसको उल्टा करना पड़ेगा। तो मतलब ऊपर तो हमने क्या लेना है 10 लाख लेना है, 10 लाख, हाँ 10 लाख लेना है, और नीचे 10 लाख एंड 1 लेना है। अब देख सकते हो ऊपर वाली वैल्यू है ना
10 लाख है और ये थोड़ी सी वैल्यू बड़ी है, जिसका मतलब यहाँ पे 0.999 कुछ वैल्यू आएगी, है तो लेस देन 1 ही। तो इसको बेसिक अप्रोक्सीमेटली 1 दिखा दो, लेकिन हमने लेस देन 1 का कॉन्सेप्ट समझना है यहाँ पे कि 1 से तो नीचे ही रहेगी। ऐसे ही इसमें आप यदि कैलकुलेट करते हो सिंपली 1/rp इक्वल टू 1/1 प्लस r2 क्या ले है 10⁻³ और यहाँ पे 10⁻⁶। अभी अपनी सिंप्लिसिटी के लिए आप लिख सकते हो इनको, इसको a के पीछे 3 जीरो लगा दो और इसके पीछे a के पीछे आप 6 जीरो लगा सकते हो। तो इसका एलसीएम क्या रहेगा 1 तो लिख लिया। तो सबसे ज़्यादा जो जीरो कहाँ पे हैं, यहाँ पे रहेंगी सबसे ज़्यादा जीरोज। तो इस तरीके से 6 जीरो आपने एलसीएम में ली, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा, जब आप एलसीएम लेके सोल्व करोगे इसको, उसके बाद यहाँ पे क्या रहेगा आपका 3 जीरो, क्योंकि 6 जीरो है ना, तो जब डिवाइड करते हो तो 3 जीरो ही बचेंगे, तो वो एज इट इज, और उसके बाद हमारा 1 यहाँ पे आ जाएगा। और इसको यदि आप सोल्व करोगे तो क्या है, नीचे तो 6 जीरो मैक्सिमम है वो लिखनी है, उसके बाद यहाँ पे हमारी 4 वैल्यू है यहाँ पे, तो ये वैल्यू आएगी। तो जब हम सोल्व करेंगे 1/rp निकालेंगे तो ये वैल्यू भी आपकी क्या रहेगी 0.999 के आसपास ही रहेगी। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारा 1 से वैल्यू है वो कम आएगी। तो जज में एक नंबर में आ जाए तो केवल आप लिख के आना है, डायग्राम बनाया ना सिंपली। उसके बाद यदि आपसे 3 नंबर में एक क्वेश्चन आ जाता है तो ये फिर आपको एक्सप्लेन करके और 0.99 जो वैल्यूज हैं वो कैलकुलेट करके दिखानी है। और सिंपली जब आपकी नीचे वाली वैल्यू क्या रहती है और नीचे ऊपर वाली वैल्यू है ना थोड़ी बहुत एक दूसरे के पास पास होती है ना, तो यदि ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है नीचे वाली वैल्यू से फिर तो 1 पॉइंट कुछ आता है, 1 मतलब ज़्यादा वैल्यू जाती नहीं है। और ऐसे ही यदि ऊपर वाली वैल्यू थोड़ी सी आपकी छोटी है और नीचे वाली वैल्यू बड़ी है तो 0.991 से थोड़ी सी वैल्यू कम रहती है। तो इस तरीके से जज करना था, सिंपली आपको पता होना चाहिए। उसके बाद एन इलेक्ट्रिक लैंप ऑफ 100 ओम ए टोस्टर, ये 3 रजिस्टर इसमें दिए हुए हैं और आपसे बोला है पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा हुआ है। सोर्स है हमारा 220 वोल्ट। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स दैट टेक्स एज मच करंट एज ऑल द 3 एप्लायंसेस एंड व्हाट इज द करंट थ्रू इट। तो ये क्वेश्चन की थोड़ी स्टेटमेंट अजीबोगरीब सी लगेगी, पहले मैंने बताया आपको स्टेटमेंट ही समझ में आनी चाहिए। तो पहले तो जो चीज़ दी है इसमें R1 R2 R3 वो लिख लो, वोल्टेज है कितनी दी है वो लिख लो। R1 है यहाँ पे आपकी 100 ओम, उसके अलावा 50 ओम और आपकी है 500 ओम। V है वो 220 वोल्ट है वो दी हुई है। अब बात किसकी चल रही है, पैरेलल की। डायग्राम भी जरूर बनाओ इसका, जो चीज़ आती है उसको जरूर बनाओ। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने एक रजिस्टर दिखाना है, दूसरा रजिस्टर दिखाना है, तीसरा रजिस्टर आपको दिखाना है और किससे सोर्स से जोड़ देना है। एक प्रकार का कोई सोर्स है, इसमें बैटरी वगैरह की बात नहीं है, सिंपली इसको दिखा दो आप 220 वोल्ट हमारा कोई सोर्स है, इसको 100 ओम, इसको 50 ओम और इसको 500 ओम है वो दिखा देंगे। अब आपसे सिंपली बोला हुआ है कि जो एक इसी टाइप की हमने एक और सर्किट ऐसे यूज कर रहे हैं और उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, सिंपली एक सिंगल रजिस्टर यूज कर रहे हैं। सोर्स है सेम है, 220 वोल्ट का सोर्स है, लेकिन इसकी खास बात क्या है कि जो ये करंट यूज कर रहा है ना, इसमें I की जो वैल्यू है वो सारे के सारे जो I1 I2 I3 यहाँ पे I1 I2 और I3 उतने करंट है वो यूज कर रहा है। हमारा जो एक यहाँ पे जो एक बोल रहा है ना व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन, तो ये इलेक्ट्रिक आयरन हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे। इलेक्ट्रिक आयरन जिसका बोला है इसने कनेक्टेड टू द सेम सोर्स, सेम ही सोर्स, इतनी ही वैल्यू है लगभग, दैट टेक्स एज मच एज करंट एज द 3 एप्लायंसेस, व्हाट इज द करंट थ्रू इट। तो इसमें बोला है आपसे कि कितना करंट है वो यूज करेगा, या फिर सिंपली इसने बोला है सेम सोर्स से जोड़ के दिखाना है ना, तो आप इसका डायग्राम इस तरीके से भी यहाँ पे भी ऐसे बना सकते हो, ऐसे। या आपका मान लो कोई भी R4 है और इलेक्ट्रिक आयरन हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो सिंपली हमने पढ़ा था जब इस टाइप का जो अरेंजमेंट हो, ये तीनों तो पैरेलल में है लेकिन ये 3 और ये सीरीज में है, और सीरीज में हमने पढ़ा था जो करंट की वैल्यू है ना वो क्या रहती है आपकी सेम रहती है, और
सेम कैसे रहेगी, मान लो इस जगह पे जो करंट है आई है और यहाँ पे जो करंट है वो सेम रहेगा, मतलब ये सारा करंट हमने जोड़ देना I1 I2 I3, तो यहाँ पे I1 प्लस I2 प्लस I3 है, इनको जोड़ना पड़ेगा और यहाँ से हमारी किसकी आ जाएगी वैल्यू I की आ जाएगी। और इसके अलावा इसने ऑल द थ्री एम्प्लाइज एंड व्हाट इज द करंट थ्रू इट, तो यही बोला है इसने। रेजिस्टेंस पूछा है एक, तो इसका रेजिस्टेंस कितना है R4 का रेजिस्टेंस, और सिंपली रेजिस्टेंस अब जो यहाँ है वो इसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, कहने का मतलब जो हमारा R4 है ना वो किसके, इनके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बराबर आएगा, और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है RP है। तो जो ये RP की वैल्यू निकालेंगे ना इसमें 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, तो इसके बराबर है वो वैल्यू आपको मिलेगी, तभी I की वैल्यू है वो सेम रहेगी इनमें। तो सिंपली हमने क्या निकालना है यहाँ पे, अब जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा, या फिर सिंपली हम I1 ही निकाल लेते हैं सीधा। I1 का फॉर्मूला क्या होता है V/R1, तो V कितना है यहाँ पे 200/100, तो ये आ गया 2.2 एम्पियर। I2 निकालें तो V/R2 220/50, तो कितना आ गया ये 4.4 एम्पियर। इसी तरीके से I3 की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे V/R3, तो V 220/500, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 0.44 एम्पियर। इस तरीके से हमारी ये वैल्यूज हैं आ जाएंगी अलग अलग तीनों की। अब हमने निकालना I की वैल्यू, तो I की वैल्यू है सबको जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे कैसे 2.2 4.4 और 4, इस तरीके से हैं हम वो जो वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये 407, तो I की वैल्यू यहाँ पे आ गई 7.04। इस तरीके से I की वैल्यू हमने वो कैलकुलेट कर ली है। इसके बाद यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस भी पूछा है, तो हालांकि करंट हमने निकाल लिया है, तो यहाँ से हम चाहें तो डायरेक्ट रेजिस्टेंस है वो एज इट इज निकाल सकते हैं। वो कैसे, हालांकि उसमें A और B अलग अलग नहीं दिया हुआ, इसने दोनों क्वेश्चन एक में ही बोले हुए हैं, तो I हमने यदि निकाल लिया तो फॉर्मूला हम सिंपली क्या लगा सकते हैं, दो तरीकों से रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, दोनों ही तरीके आपको बता देंगे। 1/RP वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, तो इसको कैसे निकालेंगे 1/100 प्लस 1/50 प्लस 1/500, ये तीन रेजिस्टेंस थे हमारे। अब इनका एलसीएम तो आपका क्या आ गया 500, तो ये 5 प्लस 10 प्लस 1, तो कितना आ गया यहाँ पे 16/500, या यहाँ पर 1/RP, तो RP की वैल्यू क्या आ गई 500/16, और इसको सोल्व करोगे तो किस पे कटेगा ये 8 पे तो नहीं चलेगा, लेकिन 4 पे यदि हम काटें तो 4 यहाँ पे आएगा 1 2 और 5। अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 1.25, ये हमारा आ गया ओम। तो इस तरीके से ये आएगी वैल्यू। और वैसे यदि आपने निकालनी है फॉर्मूला कैसे ओम्स लॉ के हिसाब से, तो हमने सिंपली क्या निकाला था, इसके अंदर वोल्टेज है वो 220 वोल्ट निकाली हुई है, और I की वैल्यू हमने निकाली थी 7.04, और यहाँ से R की वैल्यू निकालें तो क्या आएगी V/I, तो V/I कितनी है 220/में, और इसको जब आप सोल्व करोगे तो 704 नीचे आ जाएगा और ऊपर चला जाएगा 100, और इसको सोल्व करके देखोगे ना तो सेम वैल्यू आपकी आएगी। तो जस्टिफिकेशन का मतलब यही है कि जब हम अलग अलग तरीके यूज करते हैं ना तो आंसर चेंज नहीं होना चाहिए आपका। तो यहाँ पे आपका आंसर देख सकते हो ये आया है हमने अलग अलग तरीके से, क्योंकि ये तरीका हमने किया। हालांकि ओम्स लॉ के हिसाब से भी आप डायरेक्ट आंसर ये भी निकाल सकते हो यहाँ से भी, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि आपने ये सबको जोड़ के अलग से दिखाना है। यहाँ पे आप V/I वाला फॉर्मूला है RP के लिए, या फिर कोई रेजिस्टेंस जो R4 का रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं ना, ये बताया तो था आपको R4 का रेजिस्टेंस किसके बराबर है RP के बराबर है, क्योंकि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो पैरेलल कॉम्बिनेशन का है ना वही हमारा इलेक्ट्रिक आयरन का रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ कनेक्टिंग द इलेक्ट्रिक अप्लायंस इन पैरेलल। ये तो बार बार पढ़ते आ रहे हैं कि पैरेलल में जोड़ने क्या फायदे हैं। पहली बात तो क्या है, इसमें जो वोल्टेज है ना वो सेम रहती है, वोल्टेज रिमेन सेम। और उसके बाद क्या है, हम अलग अलग डिवाइसेज को अलग अलग ढंग से बंद कर सकते हैं। ईच डिवाइस कैन बी स्टॉप्ड सेपरेटली।
अलग अलग ढंग से, जैसे हमको स्विच जब अलग अलग होते हैं या फिर जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करते हैं तो पार्टिकुलर स्विच होते हैं सबके, तो पंखा बंद करना तो पंखा बंद कर सकते हैं, जरूर नहीं कि उसके साथ बल्ब भी बंद होगा। लेकिन यदि हम सीरीज में जोड़ देते हैं ना, तो उसमें एक चीज़ को बंद करोगे तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली बंद हो जाती हैं। तो अलग अलग डिवाइसेज को हम अलग अलग तरीके से बंद कर सकते हैं। इसके अलावा इफ वन डिवाइस इज डैमेज्ड देन इट्स इफेक्ट, या लिख सकते हो देयर, देन लगाने के बाद देन देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन अदर वर्किंग डिवाइसेज। अलग डिवाइसेज पे कोई दूसरा असर नहीं होगा, क्योंकि सारी अलग अलग जुड़ी हुई हैं। एक मान लो जैसे बताया था आपको, बल्ब खराब हो जाता है तो मोटर या स्पीकर आपके वो काम करते रहेंगे, क्योंकि वो सेपरेटली पावर है वो ले रहे हैं। इसके अलावा इसका और क्या फ़ायदा है, हर एक डिवाइस है ना अपनी कैपेसिटी के बेस पे अपना जो करंट है वो ले सकती है। तो ईच डिवाइस कैन विदड्रॉ इट्स करंट सेपरेटली। जितना भी इसका करंट है ना, इसकी कैपेसिटी का जो करंट है वो सेपरेटली वो यूज कर सकती है, जरूरी नहीं कि पूरी डिवाइसेज में से एक जैसा करंट ही होगा। तो हम बोल सकते हैं सो इट विल वर्क मोर एफिशिएंटली। हमने देखा था कि यदि हम सीरीज में जोड़ देते हैं ना किसी चीज़ को, तो करंट भी सेम रहता है उनमें, लेकिन करंट किसी चीज़ को ज़्यादा चाहिए होता है, किसी को कम। तो जिसको ज़्यादा चाहिए होता है उसको हम करंट दे रहे हैं, तो उसकी वजह से अच्छे ढंग से नहीं कर पाएगी। तो सिंपली ये आपके बेनिफिट्स रहते हैं इसके। तो हर एक बेनिफिट मैंने थोड़ा साइंटिफिकली बताया है, और अगर में इसलिए ही हम पैरेलल कॉम्बिनेशन है वो ज़्यादा यूज करते हैं। हाउ कैन द थ्री रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस, क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे बोला हुआ है 3 रजिस्टर दिए हुए हैं 2, 3 एंड 6 ओम के, और इनको कैसे जोड़ें कि हम हमारा जो टोटल रेजिस्टेंस है वो 4 आए और ये 1 आए। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो R1, R2 और R3 आपकी वैल्यू दी हुई है। तो सिंपली यहाँ पे दिया हुआ है 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम। तो आपसे बोला है कि हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए में तो आना चाहिए 4 और बी में आना चाहिए 1। इसके अलावा ये तो हम कैलकुलेट करेंगे ही, और क्या क्या आ सकते हैं वो भी देख लेंगे कॉम्बिनेशन। इसके अलावा इसने अब सबसे पहले कॉम्बिनेशन आपसे पूछे हैं तो डायग्राम जरूरी हो जाते हैं। 4 वाले केस में ये आपको थोड़ा रफ में करके देखना पड़ेगा कि कैसे हम कनेक्ट कर सकते हैं, वैसे तो याद रह ही जाता है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली R1 है ना, इसको तो सीरीज में लेंगे, बाकी इसके बाद के दो जो रजिस्टर हैं उनको हम सिंपली क्या कर लेंगे, पैरेलल में लगा देंगे। तो जिस तरीके से यहाँ पे 2 ओम है, यहाँ पे 3 ओम है और यहाँ पे है 6 ओम। तो क्या करेंगे, सिंपली हमने 4 वैल्यू चाहिए ना, तो 4 के लिए 2 तो हमारा एज इट इज आ ही जाएगा, क्योंकि हम RS का फॉर्मूला लगाएंगे। तो एक तो ये R1 है और उसके बाद जो ये दो वैल्यू हैं इनको हम क्या कर देंगे, RP जो आएगा यहाँ से जोड़ देंगे। तो 2 प्लस RP, और इनका RP कैसे निकालेंगे, वो निकलेगा 1/RP इक्वल टू 1/3 और 1/6, एलसीएम आगा 6। उसके बाद 2 प्लस 1 तो 3/6 1/RP। तो RP की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 6/3, तो सिंपली 2। तो यहाँ पे जो RP की वैल्यू है 2 है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं 2 + 2 = 4 ओम। तो फर्स्ट तो ये इस तरीके से सोल्व हो जाएगा आपका जो अरेंजमेंट है। इसके अलावा आप और भी कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हो। ट्राई कैसे, जैसे 6 का एक साइड में रख दिया, ये ध्यान रखना आपने कि यदि ए को अलग कर दिया ना, मान लो 3 को हमने अलग कर दिया होता और बाकियों को हम जोड़ देते किसमें, पैरेलल में, तो 3 तो ऑटोमेटिकली उसी हिसाब से आ जाता है। और उसके बाद 2 के साथ जब हम कॉम्बिनेशन करके देखते तो इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनेंगे। पहले हम जो क्वेश्चन पूछे हैं वो देख लेते हैं। तो R1, ये R की वैल्यू है वो 1 का आएगी जब हम पैरेलल में जोड़ देंगे। तो पैरेलल में जोड़ दो आप सबको इस तरीके से। पैरेलल में जब जोड़ेंगे तो आपका 2, 3 और 6 और 1/RP इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, और यहाँ पे जो वैल्यू है वो क्या रहेगी, 1/RP इक्वल टू एलसीएम 6, तो 3 + 2 + 1 तो क्या आ गया 6/6, तो कट गया 1। तो RP की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे 1 आ गई है। तो 2 तो इसमें दिया ही हुआ है। इसके अलावा यदि आपसे पूछे भाई टोटल रेजिस्टेंस होना चाहिए
सबका जोड़ दो उसके बराबर, कितना, लगभग 12 ओम यदि होना चाहिए तो क्या कर देंगे, सबको हम क्या करेंगे, सीरीज में जोड़ देंगे। इसके अलावा आपको बताया है कि यदि एक को सीरीज में रखेंगे, दो को पैरेलल में रखेंगे, उससे ही मल्टीपल कंडीशन बन सकती हैं। तो एक क्वेश्चन हमने सी है वो यहाँ पे देख लिया कि 12 ओम भी आ सकता है। इसके अलावा यदि हम 6 वाले को सीरीज में रखें और बाकियों को पैरेलल में रखें तो वहाँ से क्या कंडीशन आ सकती है, 1/RP इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3। एलसीएम कितना आ गया था 6, तो 3 + 2 इसका कितना आ गया 5/6, और इसको सोल्व करेंगे तो आरपी की वैल्यू क्या आ गई 6/5 1.2। तो 1.2 6 + 1.2 को हम करेंगे 7.2। तो एक ये भी आ जाता कि डी में आपसे बोल दे 7.2 है, वो आना चाहिए हमारे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। उसके लिए 6 को अलग कर देंगे और बाकियों को पैरेलल में जोड़ देंगे। इसके अलावा और क्या कंडीशन है, 3 को अलग कर दिया हमने, 3 को अलग कर दिया, बाकियों को हमने आरपी में लेके चले गए। तो उस केस में क्या कंडीशन आ सकती है, 3 + 1/6, या फिर अलग से निकालो इसको, 1/RP किसके बराबर आएगा, 1/6 + 1/2, 6 ले लिया एलसीएम, 1 + 3 तो 4/6 या फिर 2/3, और 3/2 हो जाएगा हमारा यदि हम बात करें 1/RP। सिंपली आरपी की वैल्यू निकालें इसमें से, आरपी की वैल्यू तो क्या रहेगा 1.5। तो इसमें हमने अलग से लिया था 3, तो इसका कितना आ जाएगा 4.5, ये आपका आ जाएगा रेजिस्टेंस। इस तरीके से एक हमारा जो डी है ई भी बन सकता है इसका। तो ऐसे आप खुद भी ऐसे काफ़ी सारी जो एक्सरसाइज है वो प्रैक्टिस कर सकते हो। इस तरीके से हम चाहे तो कितनी भी कंडीशन बना सकते हैं सेम क्वेश्चन से। तो 2 ही आपसे पूछे थे, इसके अलावा हो सकता है सीबीएसई बेस्ड एग्जाम में आपसे ये भी स्टेटमेंट दे दी जाए। और जब आप इस टाइप के क्वेश्चन पहले से प्रैक्टिस करे बैठे हो तो आप इन क्वेश्चन को देख के ऑटोमेटिकली खुश हो जाते हो कि हाँ हमने पहले ही ऐसे क्वेश्चन ट्राई किए हुए हैं। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, व्हाट इज द हाईएस्ट एंड लोएस्ट टोटल रेजिस्टेंस। और ये याद रखना आपने, हाईएस्ट रेजिस्टेंस जब भी कैलकुलेट करना पड़े ना, जो भी रेजिस्टेंस दे रखे हैं वो सिंपली आपसे सीरीज के पूछे हुए हैं। जब आप सीरीज में जोड़ देते हो सारे रजिस्टर्स को और उनसे जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, जैसे इसमें कितने दिए हुए हैं R1 R2 R3 और R4, 4 दिए हुए हैं, तो आपका 4 ओम 8 ओम 12 ओम 24 ओम है। तो इसके बाद 1/RP कैसे, ये सीरीज में पूछा है ना, तो सीरीज वालों को हाईएस्ट हमेशा सीरीज में मिलेगा आपका आरपी। इससे पहले भी देख सकते हो जो भी वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी, सारे के सारे जितनी भी पॉसिबिलिटी है ना वो बना के देखी थी हमने। तो इसमें देख सकते हो 4.5 आया था, 7.2 आया है, इसके अलावा 1 सबसे कम आया था, ये पैरेलल में थे जब सारे के सारे रेजिस्टेंस, और सबसे ज़्यादा क्या आया था हमारा 12 आया था जब सारे सीरीज में थे। बाकी तो इनके बीच की वैल्यू ही मिलेंगी आपको। तो इस तरीके से RS किसके बराबर आएगा, सारों को जोड़ दो, 4 + 8 + 12 + 24, तो कितना आ गया ये, सिंपली यहाँ पे 12 + 12 + 24 तो 48 ओम, ये आएगा आपका मैक्सिमम रेजिस्टेंस। इसके अलावा मिनिमम रेजिस्टेंस क्या आएगा, सबको पैरेलल में जोड़ दो। तो डायग्राम जरूर बनाने हैं आपने। तो पैरेलल में क्या करोगे, 1/RP इक्वल टू 1/4 + 8 1/12 1/24, और इसके बाद एलसीएम इसका 24, 6 + 3 + 2 + 1, और इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 9 और 9 10 और 12/24, ये आया 1/RP। तो काटोगे तो 1/2 और RP की वैल्यू आ गई यहाँ पे 2 ओम। और यहाँ पे देख सकते हो आप, सबसे कम रेजिस्टेंस क्या लिया था हमने, सबसे कम रेजिस्टेंस था 2, और 2 से कम ही आएगा RP की वैल्यू हमेशा। तो इस तरीके से याद रखो कि जो भी हम कॉन्सेप्ट पढ़ते जा रहे हैं वो क्या हर एक जगह पे आपके लागू होते जा रहे हैं, क्या हम वैसे क्रैमिंग तो नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो न्यूमेरिकल यदि आप प्रैक्टिस करते हो तो इससे रिलेटेड आप एग्जाम्पलर में चाहे कितनी कंडीशन देख लो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में काफ़ी मिल जाती हैं, अदर पब्लिकेशन में आपको काफ़ी सारी कंडीशंस दे के आपको क्वेश्चन हमने ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करने होते, कुछ पार्टिकुलर रेंज के क्वेश्चन ही स्टडी करने होते हैं। और एनसीईआरटी में इतने क्वेश्चन दिए हुए हैं कि आप यदि उनको भी हर एंगल से यदि आपने उनको असेस करना सीख लिया तो उससे रिलेटेड तो आप चाहे कितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। उससे आपको क्या है, डर नहीं लगेगा उनको
क्वेश्चंस को करने में आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग सेशंस हमारे के बचे हुए हैं। इसमें एक हीटिंग लॉ है वो बचा हुआ है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। इसके अलावा एक्सरसाइज क्वेश्चन में भी ऐसे ही हम क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन ये नहीं कि डायरेक्ट कर दिए बस उसको बाद निपटा दिया उसको। एज ए ईयर क्वेश्चन में टाइम जरूर लगेगा, लेकिन आपको उस क्वेश्चन को अच्छे ढंग से असेस करने में मदद मिलेगी। तो ऐसे इंटरेस्टिंग सेशन के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। वीडियो सेशन आपको अच्छे लगते हैं तो अपने दोस्तों के पास भी जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।